जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आखिरी, ये जंग है, इसमें आप ये मत सोचना कि सिराज भाई मेरे घर नहीं आए, मेरी गली में मत नहीं आए। आप ये मान लेना कि आप खुद सिराज है और आपको अपनी ताकत बनानी है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों, सहयोगियों को सबको ऐसे आने वाले 2-3 दिन में यही फोन करके कहना है कि हमें अपनी बार दूसरे लोगों को मौका देते आए, वो बन के ताकत में अपने लोगों की मदद करते आए। इस बार हमें अपनी मदद करनी है और भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? अच्छा, सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब को आज इस महत्वपूर्ण दिन पे याद करता हूं। अंकुश जो मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और जब जब किसी भी कमजोर को या किसी भी परेशान को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने दिन रात नहीं देखी, उन्होंने आपकी ताकत बनने का काम किया, आपकी परेशानियों को खत्म कराने में जो भी उनका योगदान हो सकता था वो योगदान देने का काम किया। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ रानी का बेटा ही राजा नहीं बनता, यहाँ पैसे वाले उद्योगपति या माफियाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ यहाँ गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और जब ये वोट का अधिकार दिलाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चर्चा हुई तो यहाँ के पैसे वाले लोग तैयार नहीं थे कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल जाए। कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लोग लगान देते हैं, कोई कहता था उनको मिलना चाहिए जो व्यापारी हैं, कोई कहता उनको मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब चंद लोग फैसला करेंगे लोकतंत्र में तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र तब असली लोकतंत्र होगा जब अंतिम व्यक्ति फैसला करेगा कि उनके क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उम्मीदवार कौन होगा और वो किसको वोट देके कामयाब बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा और मैंने इतिहास पढ़ा है कि आजादी से पहले यहाँ राजशाही थी और रानी का बेटा पैदा होते उसके माथे पे लिखा जाता था कि ये राज करेगा। बाबा साहब ने उस पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया और हमारी उंगली में इतनी ताकत दे दी कि हम अपनी उंगली के बलबूते चाहे जिसको कुर्सी में बिठा दे और चाहे जिसको कुर्सी से पटक दे। आपने लंबे समय से कभी किसी को और कभी किसी को मौका दिया, उन्होंने मौका लिया और अपने अपने परिवार के बारे में सोचा और जब उनको मौका मिला तो आप तो आगे नहीं बढ़े लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ती गई। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह नफरत धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बढ़ रही है, जिस तरह लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और ये एक सोची समझी रणनीति है कि लोगों को डराओ और उनके वोट को अपने खेमे में ले आओ और जनता भी डरकर वोट देने का काम करती है। जबकि वोट हमारा हथियार है और वोट ये बात तय करके देना चाहिए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारी समस्या का हल करेगा नहीं करेगा, हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। आप महसूस करके देखो, बिजली के दाम से लेके और चाहे अच्छे स्कूल बनाने का मामला हो, चाहे अच्छे कॉलेज बनाने का मामला हो, चाहे अच्छे हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, चाहे अच्छी सड़कें बनाने का मामला हो या किसी और तरीके से आम जनता के दुख दूर करने का मामला हो, सारे काम की जिम्मेदारी सरकारों की।
और जनता वोट देती है और फिर उम्मीद करती है कि सरकार उनके लिए काम करेगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जिनको आप वोट देते हो वो चुनाव में तो दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते, फिर आप उनको ढूंढते फिरते हो। लोकतंत्र में तो आप अपनी वोट से अपनी ताकत देके अपने लिए काम करने वाले व्यक्ति को चुनते हो, मगर जिनको आप वोट देते हो उनको ये लगता है कि अब वो मालिक हो गए हैं, पहले कोई और मालिक था, अब हम मालिक बन गए हैं। जनता बेवकूफ है, जनता को हमने ठग लिया है, अब ये ठगी बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि आपके बीच में एक बहुत ही शानदार काम करने वाला और लोगों के दुख सुख का साथी मेरा छोटा भाई अंकुश कोचे यहाँ मैदान में है। और जहाँ एक तरफ बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धरना से, बड़े बड़े ताकतवर लोग मैदान में है, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के भाई अंकुश ने भी तय किया है कि वो इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, इस क्षेत्र का बेटा बनके इस क्षेत्र की समस्याओं का हल करेंगे। और मैं तो महाराष्ट्र को सुनता हूं, रोजगार की बात होना हो, महंगाई पे लगाम की बात होना हो, लेकिन यहां से जैसे चुनाव की शुरुआत हुई थी तो यहां बांटने की, डराने की और तमाम तरह से चुनाव को मुद्दों से हटा के और धार्मिक मामलों पर लाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। और मैंने ये भी देखा कि यहां से जिस तरह से नबी के शान में जो है अपमानजनक शब्द कहे गए, उनको जो है अपमानित करने का प्रयास किया गया और उसके बाद एक नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। ये आप अगर नहीं समझे हो तो समझ लो, ये मिली जुली सोची समझी साजिश है कि जब वो कुछ कहेंगे तो इधर से भी गुस्से में कोई कुछ कहेगा और जनता का ध्यान मुद्दों से हट जाएगा। ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट तय करेगा कि अगले 5 साल आपकी बस्तियों में क्या होगा, आपके यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे, आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो समस्याएं आपके क्षेत्रों की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, या कानून व्यवस्था अच्छी करने की हो, इनका हल होगा नहीं होगा। मैं तो दिल्ली में हूँ पार्लियामेंट में, और जब भी चाहे महाराष्ट्र से जुड़ा मामला हो, चाहे झारखंड से जुड़ा मामला हो, चाहे कर्नाटक का जुड़ा मामला हो, या देश में कहीं भी किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी, आम जनता से जुड़ा मामला हो, जो भी मेरी जानकारी में आता है मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हों जो असेंबली में आपकी आवाज उठा के आपकी समस्या को हल कराने का काम करें। मुझे नहीं पता कि आप अपने असेंबली सुनते हो नहीं सुनते हो। अगर आप सुनते हो तो आप सोचो कि जिसको आपने पिछली बार एमएलए बनाया था वोट देके, क्या 5 बार आपने उसको अपनी असेंबली में आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाते सुना? क्या आपने 5 बार उसको आपके क्षेत्र में तरक्की करने के लिए और उद्योग धंधे लगा के रोजगार देने के लिए सुना? मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, और ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इसके पीछे असली मकसद ये है कि आप अपनी वोट का सही प्रयोग न कर पाओ, क्योंकि जब आप रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हो तो फिर आप सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आते, इतनी जागरूकता नहीं है। ये सोची समझी साजिश है पैसे वाले लोगों की। उन्होंने ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि पैसे वाले राज करते रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि अब तो आप समझदार हो गए हैं, अब तो अपने वोट की वैल्यू समझने लगे हैं, अब तो आप गुमराह नहीं होने वाले हैं। मेरी बहुत सी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, इनके मन में भी बहुत से सपने होंगे और ये भी सोचती होंगी कि इनके जीवन में भी बदलाव होगा। मैं तो ये समझता हूँ बदलाव का एकमात्र तरीका वो है कि जिससे आप 5 साल में एक बार आपको अवसर मिलता है कि उस 5 साल में जितना मत का प्रयोग करने जाते हो उस मत से क्या तो शक्ति का निर्माण करो, क्योंकि वोट 2 धारी तलवार है। अगर आपने अपनी समस्या के हल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दी तो आपकी समस्या का हल होगा, और अगर आपने लापरवाही में किसी और को दे दी तो फिर आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए जब मैं वहां से चल के यहाँ आया हूँ तो ये उम्मीद लेके आया हूँ और ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि भाई अंकुश आपका बेटा उनके क्षेत्र की सेवा करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद उन्हें मिला और आपने उनको ताकत दी तो मैं लिख के देता हूँ कि फिर किसी दूसरे नेता की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरे
आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। मैं तो ये मानता हूं, चींटी चींटी के पीछे चलती है, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। चींटी चींटी के पीछे चलती है, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। और अगर हम पढ़ लिख के अम्बेडकरवादी बन गए हैं और अपने साथियों के साथ नहीं चलेंगे तो शक्ति का निर्माण कैसे होगा? और बिना शक्ति के निर्माण के आप कैसे बदलाव करोगे अपनी जिंदगी में? 300-400 रुपए की मजदूरी से जीवन बदलने वाला नहीं है साथियों। आपको ताकत बनानी पड़ेगी, चाहे तो ठगे जाने के ठग के इस तरह ठगे जा रहे हो, ठगे जाने के बाद बना लेना, या फिर आपको मौका आ गया है कि आप इस बार अपनी ताकत बना लो। और ये ताकत बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वोट करोड़ों रुपए से कीमती है, ये वोट तकदीर बदलने वाली है, ये वोट आपके बच्चों को और आपके भविष्य के निर्माण को ताकत देने वाली है, ये वोट आपकी बात को असेंबली तक पहुंचाने वाली ताकत है। आप लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर असेंबली में नहीं जा सकते, आप अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हो जिसमें आप ये भरोसा करते हो कि वो आपकी आवाज बनने का काम करेगा। और यही लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की वजह से आज देश के प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय संविधान को नतमस्तक होते हैं और संविधान की जय जयकार करते हैं। जबकि आप अपने ये भी जानते हैं कि कभी इन लोगों ने संविधान का सम्मान नहीं किया और हमेशा संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया और लगातार निजीकरण करके आपके आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया और आपके बच्चों के सपनों को भी खत्म करने का काम किया। मैंने तो सरकार को यहां देखा कि सरकार ने एक योजना चलाई है, बहन योजना के नाम से, जिसमें वो सीधे पैसे दे रहे हैं। हमने तो गांव में सुना था कि पहले चुनाव से कुछ दिन पहले पैसे वाले लोग आते थे और आपकी बस्तियों में आके वोट खरीदने के लिए नोट देते थे, वोट खरीदने के लिए नोट देते थे और उस नोट के आधार पर आपसे कहते थे कि ये नोट आप रख लो और वोट हमें दे देना। जनता भोली वाली थी, वोट दे देती थी और नोट रख लेती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ये जितनी स्कीमें चल रही है, ये सारी स्कीमें आपकी वोट को खरीदने के लिए है। ये आपके हितैषी लोग नहीं है। अगर ये आपके हितैषी होते तो 5 साल में स्कीम चला के आपको लाभ देने का काम करते। चुनाव के समय आपके खातों में पैसे डाल के आपकी कीमती वोट को लेकर आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम नहीं करते। मैंने तो मुंबई में एक दिन गया, चुनाव के दौरान पता लगा सारे टोल फ्री कर दिए हैं। ये अभी तो टोल फ्री करे हैं, ये दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, टैक्स बढ़ा के ये सारा पैसा आपकी खाल से निकालने का काम ये सरकार में बैठे लोग करेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। यहाँ पे कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां 1000 रुपए का सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं तो बस आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपको समझदारी से काम लेना है और अपनी ताकत बढ़ानी है। और ताकत तब बनेगी जब नेता आपकी पहुंच के अंदर होगा, नेता आपके करीब होगा, नेता को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसको आप वोट देते हो वो आपकी समस्या पे आपके एक आवाज में खड़ा मिलेगा। मैं नहीं मानता कि अंकुश के परिवार में कोई पहले नेता रहे होंगे। जहां तक मैं जानता हूं ये पहला आदमी अपने परिवार से, एक गरीब का बेटा जिसने हिम्मत जुटाई है। तो हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी रहती है कि हम इनके हाथों को मजबूत करें और इनको इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का मौका दें। और धीरे धीरे जब आप समझदारी से इस काम को आगे बढ़ाओगे तो मेरा विश्वास है कि आज जो संख्या है आने वाले 7-8 दिन में इससे कई गुना संख्या बढ़ जाएगी। और मेरा छोटा भाई अंकुश यहीं से आपके वोटों से विधानसभा में चुन के जाएगा। हमारे यहाँ एमएलए कहते हैं, आपके यहाँ आमदार कहते हैं। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूँ, अभी हमारे थे तो टोल में वो पूछता है कि कौन बैठे हैं। हमारे साथी कहते थे कि सांसद जी बैठे हैं। मैंने उनको कहा कि सांसद जी नहीं मानते, यहाँ खासदार मानते हैं। आप इनको बता दो कि खासदार बैठे हैं तो इनको समझ में आ जाएगा कि कौन बैठा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपने संघर्ष से इस चेहरे को इतना कामयाब बनाया है कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौन है। चंद्रशेखर आजाद आपकी अपनी आवाज है जो दुर्ग जाति के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है
और जो बिकाऊ नहीं है, जो टिकाऊ है, जो देश के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती है और देश के हर एक नागरिक के साथ साथ देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने की ताकत भी रखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई अंकुश सिंह के साथ साथ यहाँ नरेंद्र ढोणे जी जो हिंगाना विधानसभा से और प्रशांत बंसोड़ जी, ये भी मेरे छोटे भाई हैं, ये भी बहुत मेहनती हैं। मैंने इनसे भी आग्रह किया था कि समय कम है, आप सब लोग वहीं आ जाना, वहीं मैं आपके लिए अपील कर दूंगा। ये कामठी विधानसभा से और सचिन कुमारे दक्षिण नागपुर से, अमित भीमटे चिमूर से, चेतन नवासा आर मोरी से, प्रमोद रावत दिलगिर से और मारुति बसमे पुसद विधानसभा से और देवानंद पाइकराव उमरखेड़ से। आप ये जानते हो, मेरा ये मानना भी है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जब मालिक किसी चीज का निर्णय लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है। मैं ये मानता हूं और आपको भी तय करना है कि आज देश किस ओर जा रहा है, जहां एक तरफ संविधान का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ देश महंगाई और कर्ज के इस भयानक दौर में है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है और कर्ज भी पहले से कई सौ गुना बढ़ गया है। मुझे लगता है अगर सर्वे कराएंगे तो हर व्यक्ति पे 50,000 के लगभग कर्ज बैठेगा। सरकारें कर्ज को हमारे नाम पे लेती है और अपनी तिजोरी भरने का काम करती है। एक एमएलए जो एक योजना में एमएलए रहता है, करोड़पति अरबपति हो जाता है और जनता गरीब की गरीब रह जाती है। हाल तो ये है कि जनता के पास रहने को मकान नहीं है, जबकि भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान सरकार की जिम्मेदारी होगी। अच्छे पीने के लिए अच्छे पानी और रहने के लिए अच्छे मकान और खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, ये सब सरकार तैयार करके देगी, क्योंकि इसी के लिए हम उनको टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल और इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल सरकार बना के देगी, क्योंकि हम उनको टैक्स देते हैं। लेकिन सरकारों ने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिए हैं। इन प्राइवेट हॉस्पिटल में ना तो गरीब का इलाज होता और ना ही गरीब घुस पाता है। इन प्राइवेट स्कूलों में ना गरीब का बच्चा घुस पाता है, ना गरीब का बच्चा शिक्षा ले पाता है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में केंद्र सरकार से कहा था, अगर वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है तो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जहां मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़ता है वही यहाँ मजदूर का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी जाके बदलाव होगा। आप महसूस करके देखिए, जो सरकार ये कहती है हमने गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, जो सरकार ये कहती है हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाती है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं या विदेशों में कराते हैं और जनता को ये कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये सोचो, अगर सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती और सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा इलाज मिलता तो फिर ये अपने बच्चों का और अपना इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में कराते और अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते। ऐसा तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक प्रथा सरकार ने चलाई थी कि सरकारी स्कूल बंद करके उनका निजीकरण किया जा रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा अमरावती की टीम को कि उन्होंने सरकार की ईंट सेट बजा के उस नियम को, उस कानून को वापिस कराने का काम किया और अपनी लड़ाई को, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा के गए हैं कि हमें अपने हकों की लड़ाई सदन में तो लड़नी है लेकिन सड़क पे भी लड़नी है, उसका प्रयोग करके संविधान की ताकत से सरकार को झुकाने का काम किया। मैं महाराष्ट्र की तरफ देखता हूं तो महिलाओं को देखता हूं कि वो घर चलाने के लिए पुरुषों के बराबर काम करती है। कभी कभी लगता है कि हम राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। जिस प्रदेश में या देश में बहन बेटियों का अपमान हो, मैं समझता हूं वो सबसे शर्मनाक उस प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए है। लेकिन जनता
भूल जाती है। 2-3 महीने सर्वे कहता है कि जनता की याददाश्त रहती है। जहां जिन सरकारों में गरीबों को जुल्म होता हो, गरीबों के घर उजाड़े जाते हो, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाती हो, उन्हीं सरकारों को हम पुणे वोट देकर ताकत देते हैं। मैं पुणे में गया, वहां उद्योगीकरण के नाम पे गरीबों से उनकी बस्ती उजाड़ी गई और उनको पिंजरों में बंद कर दिया गया। मैं अमरावती गया, मैं महाराष्ट्र के मुंबई में गया, जहां जहां गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई मैं वहां गया और मैंने जाके देखा कि उनके घर छीन के उनको छोटे छोटे डब्बों में बंद कर दिया है। तो उससे एहसास होता है कि सरकार जितना ख्याल उद्योगपतियों का रखती है, पैसे वालों का रखती है, उसमें 1% ख्याल भी आम जनता का नहीं रखती। इसलिए जनता को भी समझदारी से अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए और मेरा विश्वास है कि इस बार आप अपनी एक एक वोट का इस्तेमाल इन निकम्मी सरकारों को सबक सिखाने के लिए और इनके झूठे गठबंधनों को वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए करोगे और आप अपने बीच के साथियों को ताकत देने का काम करोगे। मेरे पास समय की कमी है, मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मेरे पास समय की कमी है। मुझे कल फिर प्रचार में लौटना है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, जनता को फैसला करना है। आप अगर चाहो तो आपके बीच के नौजवान आपके क्षेत्र की सेवा करने के लिए सड़कों पे मैदान में तो है, लेकिन असेंबली में भी आपके वाई बनने का काम कर सकते हैं अगर आपका सहयोग इनको मिल जाए। और मैं तो विश्वास दिला के कहता हूं कि हम दिल जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। चुनाव तो आपने बहुत लोगों को जिताए, बहुत लोग एमपी एमएलए बनाए, लेकिन शायद उन्होंने कभी आपकी समस्या को समस्या भी नहीं समझा। अगर समस्या समझा होता तो आपकी जिंदगी में बदलाव होता। हम तो दिल जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि आपके दिलों में जगह बना सके और आपके प्यार सहयोग से आपकी गरीबी बेबसी लाचारी की बेड़ियों को काट के, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, बड़ी बात यह है कि हक अधिकार के साथ जीना, और बड़ी बात यह है कि जो अधिकार संविधान में लिख के दिए हैं उन अधिकारों को प्राप्त करना। मैं तो बस आपसे कहना चाहता हूं, कैसे बचाओगे संविधान जब संविधान के सिपाही आपकी असेंबलियों में नहीं होंगे, आपकी विधानसभा में नहीं होंगे, तो संविधान के खिलाफ जब कोई कानून बनेगा तो आपकी आवाज कौन उठाएगा। अब मौका आ गया है, ये मौका 5 साल में दोबारा आएगा। एक बार चूक जाओगे तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा, और इस बार समझदारी दिखा ली तो 5 साल तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिन दफ्तरों में घूमते हो सरकारी, वो अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पे आएंगे और ये कहा करेंगे कि आपके आमदार अंकुश कोचे जी ने कहा है कि मेरी मां बहनें सरकारी दफ्तरों में लाइन नहीं लगाएंगी, उनको काम तुम्हें घर में आगे करना पड़ेगा, उनकी बस्ती में आगे करना पड़ेगा, उनकी मदद वहीं आगे करनी पड़ेगी, जिसके लिए आज लाइन लगानी पड़ती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं और नौजवान साथी और जिम्मेदार लोग मेरे बाईं तरफ बैठे हैं। दुनिया में सबसे कीमती होता है वक्त। अगर आप अपना वक्त निकालते हैं तो आप सबसे कीमती चीज देते हैं। मैं इसलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने यहां आकर जो विश्वास भाई राजेश कुमार जी पर, हमारी पार्टी संगठन पे दिखाया है, हम इसके ऋणी हैं और हम इस पर खरा उतरने का काम करेंगे। फिर चुनावी सभा में अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार लली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, चौधरी महाराज सिंह भारती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर,
संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, मां फातिमा शेख, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये सत्य है कि चुनाव बहुत जरूरी, लेकिन जिन महान पुरुषों के आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम नहीं रुकना चाहिए। जो गैर बराबरी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर देश में पहले तो गैर बराबरी थी, अब तो खाई बनती जा रही है। इस सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करके भाईचारा बना के समता मूलक समाज हम लोगों को बनाना। आज जब मैं कटहरी में हूं तो बड़ी दिल से इस बात को आपसे कहता हूं कि हम लंबे समय से अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी प्रदेश के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी किसी और प्रदेश में, कभी और प्रदेश में, कभी जुल्म जाति के खिलाफ और कभी लोगों को जागरूक करने के लिए, कभी कैडर के कार्यक्रम के जरिए, कभी आंदोलन के जरिए। जो भी रास्ते आपकी तरक्की के खुलते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि आज जो अवसर प्राप्त हुए हैं वो लंबे समय पुराने नहीं। आज हम आजादी के 70 साल से थोड़े से ज्यादा समय में हैं, लेकिन देश ऐसा नहीं था। देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जिसका असर आज भी है। हमारे महापुरुषों ने समय समय पे इसके खिलाफ आंदोलन चलाए हैं, जिनमें भगवान बुद्ध से लेके और सदगुरु रविदास जी महाराज के आंदोलन बड़े ही बेशकीमती हैं, जिन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए। फिर उसके बाद आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का आंदोलन, छत्रपति साहू जी महाराज का आंदोलन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं लोकसभा का चुनावा मेंबर हूँ और ये अवसर अगर हमें मिले हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिले हैं। देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी को बराबर के अधिकार और सम्मान का जीवन नहीं मिला। ये जीवन दिलाने के लिए हमारे महान पुरुषों ने संघर्ष किए और तत्कालीन जो सरकार थी, अंग्रेजों के नेतृत्व में जो चलती थी, उस सरकार से एक एक हक के लिए, यहाँ तक कि पीने के लिए, पानी के लिए भी संघर्ष करके हमें यहाँ तक लाने का काम किया। जैसा मैंने आपको याद दिलाया कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हम लोग यहाँ अंग्रेजों के अधीन थे। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों के आधार पे हम लोगों को चलना पड़ता था, और क्योंकि उस समय गैर बराबरी बड़े पैमाने पे थी तो बहुत सारे अधिकारों से भी हम लोग वंचित थे। फिर देश आजाद हुआ, लेकिन देश की आजादी के साथ बराबर के हक सम्मान हमें नहीं मिले। इसका उदाहरण ये है कि 14 अगस्त 1947 को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद उसके पास कई बीघा जमीन नहीं हो गई। जिनके पास नौकरी नहीं थी, आजादी के बाद उनके पास नौकरी नहीं आई। जिनके पास रोजगार नहीं थे, उनके पास रोजगार नहीं आए। जिनके पास दो धंधे नहीं थे, उनको पास दो धंधे नहीं आए। जिन पे मकान नहीं थे, उन पे मकान नहीं आए, और जिनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उनके अकाउंट में पैसे भी नहीं बढ़े। अगर असली आजादी आई तो 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, वो संविधान जो मानव को एक समान बनाता है, वो संविधान जो आपको मुझे भी वो अवसर और अधिकार देता है
जो रानी राजा के बेटे को देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है। जहां हमारे महापुरुष छोड़ के गए वहां से बहुत आगे हम नहीं गए हैं। अब तो खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो सरकारें आज सत्ता में काबिज हैं वो आपके और आपके बच्चों के अधिकारों को दिन रात लूटने काम कर रही है। जब एक तरफ आपके अधिकारों को लूटने के लिए बड़ी बड़ी साजिश हो रही है और तमाम तरह षड्यंत्र हो रहे हैं, तो आपको भी जागरूक होना चाहिए। आप सड़कों पे काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चलाते हैं, ये बहुत जरूरी काम है। लेकिन जब तक आप सत्ता में नहीं आओ, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन या किसी भी तरह का परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक शक्ति आपके पास ना हो। और शक्ति भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में है, और सत्ता उनकी आती है जिनके ज्यादा एमएलए जीतते हैं। ये तो चुनाव है। हमारा प्रयास ये है कि आपकी मजबूत आवाज विधानसभा में जानी चाहिए। जिस तरह पार्लियामेंट में मैं आपके विषय को उठाता हूं और कोशिश करता हूं कि जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको बेनकाब करके आपको जागरूक करूं, कि आपको एहसास हो कि आपके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते लगभग समाप्त करने की तैयारी तमाम सरकारों ने कर ली है। अगर अभी भी हम सोए रहे और चादर तान के घर में लेटे रहे तो वो दिन भी दूर नहीं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिलाए थे वो भी धीरे धीरे संशोधित होकर खत्म हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण ये है कि आज उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये जानकारी दी कि लगभग 27,000 स्कूल हम लोग बंद कर रहे हैं। 27,000 स्कूल, सरकारी स्कूल, इनमें बच्चे किसके पढ़ते हैं? आप और मैं बेहतर जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप मैं ये भी जानते हैं कि शिक्षा हमारा हथियार है। 300-400 रुपए की मजदूरी करके हम गरीबी बेबसी की बेड़ियां नहीं काट सकते हैं। जब तक हम अच्छी शिक्षा लेके और अच्छा रोजगार करके सरकारी प्राइवेट नौकरी करके पैसे हमारी जेब में नहीं होंगे तब तक हम अपने परिवार को सुख सुविधा सम्मान नहीं दिला सकते हैं। इसलिए आप महसूस करो कि इन सरकारी स्कूलों में धन्ना सेठों के बच्चे नहीं पढ़ते, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते, और तो और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बच्चे भी नहीं पढ़ते, नेता अभिनेताओं के बच्चे भी नहीं पढ़ते। इन स्कूलों में अगर कोई पढ़ता है तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत कश कौमों के बच्चे पढ़ते हैं, और जाति व्यवस्था के आधार पर दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जब आप महसूस करो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, और जब ये पढ़ेंगे नहीं तो इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए मुझे डर लगता है कि सरकार हमसे बात तो करती है कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, सरकार ये भी कहती है चुनाव के समय गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, सरकार ये भी कहती है कि बिजली का बिल माफ कर देंगे, लेकिन जो असल रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर दिखा के गए कि भाई एजुकेशन, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उस शिक्षा को बेहतर करने का कोई प्रयास सरकार के लोग नहीं करते। और तो जैसा मैंने आपको बताया उस रास्ते को खत्म करने के लिए इंतजाम तो कर रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं जिनमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और सच ये है कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग का इतना बुरा हाल है, आपके आसपास होगा कोई सरकारी स्कूल, जाकर देखना, ना साफ सफाई होगी, ना फर्नीचर अच्छा होगा, ना बिल्डिंग अच्छी होगी, और ना ही समय पे टीचर उपलब्ध होंगे। जितनी बच्चों की संख्या उस आधार पर भी टीचर नहीं होंगे। मैं तो अपनी आंखों से देखता हूं। अब एक सरकारी स्कूल में गया था, मेरे लोकसभा क्षेत्र में है। मैंने टीचर से पूछा कि इस बिल्डिंग का हाल देखो, ये कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा, सांसद साहब हमने सबको लिख के दे दिया, हम ही क्या कर सकते हैं। अगर इसको गिरना होगा और जिस तरह की इसकी हालात गिरेगी ही, तो जिस दिन गिरेगी
उस दिन गरीब के बच्चों को नुकसान होगा, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरकार अमीरों की है, तो इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि आप भी कुछ सोचो, आप भी सरकार को जगाओ कि ये गरीबों के बच्चों की जीवन से खिलवाड़ ना करे। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों में आती है और बिजली के दाम जहां 5-7 साल पहले 200-250 रुपए का बिल आता था, आज वहां 700-800 रुपए का बिल आता है। वहीं पर पानी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के पास इस महंगाई को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि सामाजिक गैर बराबरी है, उसका बड़ा उदाहरण ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनका नाम योगेश वर्मा है, उनको एक वकील ने इतना शानदार तरीके से थप्पड़ मारा कि उनको एहसास कराया कि आज भी दलित पिछड़े वर्ग को का सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। ये उनको विधायक बनने पर भी, सांसद बनने पर भी अपमानित करने का काम करते हैं और कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। इतनी अच्छी है सम्मानित साथियों कि विधायक जी को अपने ऊपर हुए इस अपमान के लिए FIR कराने में 12-15 दिन लग गए। अगर इससे ज्यादा अमीर का कुत्ता या बैल भी या बकरी भी या गाय भी या भैंस भी अगर चोरी हो जाती तो 10 मिनट में FIR दर्ज होते और वो बैल बकरी और वो कुत्ता बिल्ली मिल जाते। लेकिन विधायक जी 10-12 दिन भी एडी चोटी का जोड़ लगा के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम सब की है और हमें इसको लड़ना पड़ेगा। अभी ताजा उदाहरण देखिए, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश की ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ, और पेपर लीक तो हुआ और फिर आरक्षण में भी घोटाला हुआ, चाहे यूपी पुलिस का कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माई, अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माई अपना राज लाओ, और दूसरा मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट में कब्रिस्तान। अब उन्होंने कहा कि राज तो अभी भी है, फलाना राजा राज कर रहा है, एक और राजा राज कर रहा है, वहां दूसरा और राजा। तो गुरु जी ने फिर ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। कि राज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दुराचारी के, किसी सामंती के, किसी माफिया के हाथ में राज हो। राज भी ऐसे लोगों के हाथ में हो जो राजकाज को इस पॉलिसी पे चलाते सके कि राज ऐसा हो जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़ों की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो, जहां कोई छोटा ना हो, सब बराबर हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, किसी को मारा ना जाए, किसी का लूट ना हो, सब लोग इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करें, ऐसा राज होना चाहिए। और राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रधान जी बैठे, सीनियर बाबूजी बैठे, तक्षण जी आज हमारे बीच में यहाँ है। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम। अब 600 साल पहले सतगुरु जी कह के गए, अब हम उनकी नालायक औलादे हैं, 600 साल हमने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम जी प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर फरीदी, ऐसे भी विद्वान महापुरुष हमारे बीच में आए जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। और हरप्रीत साहब पढ़े हैं, राजशाही में तो राज तलवारों के दम पे लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज तलवार के दम पे लिया जाएगा, जिसकी तलवार में दम होगा उसका राज है। लेकिन क्योंकि ये राजशाही में तो ठीक है, लेकिन लोकशाही में तो नहीं हो सकता। आप 1 लाख तलवार लिया, राज थोड़ा ही कर लोगे ना। यहाँ तो राज विचार के दम पे होता है, जिसका विचार अच्छा होगा जनता उससे जुड़ेगी, और जिससे जनता जुड़ गई, जिसके समर्थन में वोट करेगी, वो ताकत है। आज भाजपा का विचार हावी है, इसलिए आज उनकी बात आगे बढ़ रही। वो उनकी बांधी बंध रही है, खोली खुल रही है। जिसे चाहे मारो, जिसे चाहे पीटो, जिसका घर जला दो, जिसमें बुलडोजर चला दो, जिसको नुकसान पहुंचा दो, तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी कर दो,
कोई पूछने वाला आज उनके सामने नहीं। यहां चुनाव है, आपको अपनी वोट की अहमियत को साबित करना है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं यहां हमारे लोगों ने जिस तरह का अपना मन पक्का किया है, मैं उसका शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। जिस तरह का मन उन्होंने, मेरे पास एक एक गांव की रिपोर्ट है, हमारे लोगों ने इतना मन पक्का कर लिया है कि चाहे हमारे सामने सोने की थाल बिछ जाए, हम चंद्रशेखर आजाद का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सबकी जानकारी में है। लेकिन जहां चारों तरफ पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, पावर वाले लोग राज कर रहे हैं, ये सच है। आज यहाँ 4 नेता आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मैं तो नेता हूं नहीं, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूं। 3 बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, और तीनों की बड़ी पहचान है, और तीनों राजनीतिक विरासत से है। भाई सबसे बड़ी पहचान है जयंत चौधरी जी की, जिनके दादाजी किसानों के, गरीबों के सबसे बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंह, जिनका हम लोग भी सम्मान करते हैं, जिनके विचारों में हम लोग भी चलते हैं, जिनका नाम हम बड़े बड़े मंचों से लेते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं। तो उनकी पार्टी में मैदान है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है। फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी बड़ा घराना है, उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी बड़े, उनके 125 एमएलए हैं, बहुत सारे एमपी, तो वो भी बड़े नेता हैं। तीसरे AIM-IM के हमारे बड़े नेता हैं, मेरे साथी भी हैं, पार्लियामेंट में मैं वो इकट्ठे बैठते हैं, तो वो भी मैदान में है। आज वो भी यहाँ अपना प्रचार करने आज, उनके भी पिताजी बड़े नेता रहे, वो भी एक राजनीतिक घराना है, वो भी बड़ी शख्सियत रहे, वो भी MP रहे बहुत। और आज मैं मुलाकात होती है तो उसी मकान में वो रहते हैं जिस मकान में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते, उनके फादर रहते हैं दिल्ली, वही आवाज उनके पास है। अब चौथा दल आता, अब इन सब पे साधन है, संसाधन है, इनको बुक नहीं करना पड़ा होगा। इन सब के पास बड़े बड़े पहले से ऑलरेडी इनके लोगों के पास साधन है। अब सवाल ये है, भाजपा के लोगों से आप पूछोगे चुनाव खत्म होने के अगले दिन बाद, भाई अब आप क्या करोगे, आपको सत्ता में आने, तो क्या कहते रहता है, अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो पावर में नहीं रहे तो वो जो करना चाहते हैं देश में उसको कर नहीं पाएंगे। दूसरी पार्टी के लोगों से पूछोगे वो अपनी राय रखेंगे। अब मैं दूसरी पार्टियों की बात न करके आजाद समाज पार्टी के लोगों से, उनके वोटर से पूछना चाहता हूं। आजाद समाज पार्टी के वोटर किसान हैं, आजाद समाज पार्टी के वोटर नौजवान, आजाद समाज पार्टी के लोग वोटर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, मुस्लिम समाज के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, और यही लोग इस देश में परेशान है। किसान यहाँ का परेशान है, यहाँ का दलित समाज परेशान है, यहाँ का मुस्लिम समाज परेशान है, यहाँ का पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला और जाट गुजर भी उसमें आते हैं, ये भी लोग परेशान है। कुछ लोगों के पास आर्थिक संपन्नता है कि उनके पास गाड़ी घोड़े हैं, जमीनें हैं, लेकिन 90% समाज ऐसा है जिन पे पक्के मकान भी नहीं है, और मकान है तो खाने को रोटी नहीं, रोज कुआं कूदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब कहते हैं जिसको जरूरत होती है, कहते कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता। अब आप ये महसूस करो, असल जरूरत आज यहाँ पावरफुल किसको है? वो तीनों पार्टियों के लोग या आजाद समाज पार्टी के लोग जो लंबे समय से 7-8 साल से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और जो जब लड़ाई लड़ने किसी भी जाते हैं तो ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना जगह देखते, ना अमीर गरीब देखते, बस भिड़ जाते। चाहे 29,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को 20,000 बचने में, चाहे किसान आंदोलन हो 13 महीने, चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे हुसैन साहब यहाँ बैठे NRC का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, इन पे अगर कोई मुसीबत आएगी आबिद साहब पे, तो इनके समाज के लोग उस मुसीबत को के खिलाफ बात रख सकते हैं। कोई नहीं कहेगा, उसको सच झूठ में भी तुलनात्मक होगा कि ये इनके अपने लोग ये कह रहे हैं, भाई क्या लेंगे, क्या पता
ये तो कहते ही जिनको होती है, इनके अपने घर के लोग इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जब उस बात को चंद्रशेखर आजाद रखता है ना, तो तब सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। जब दलित समाज में कोई परेशानी आती है, हम लोग बोलते हैं, शायद उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उसका, क्योंकि फिर आदमी तर्क की कसौटी पे लाता है कि भाई इसका मतलब समस्या है। जब सब लोग बोल रहे हैं तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सामंतवादी सरकार चल रही है, किसी को गोली मारो, काउंटर करो, किसी को बुलडोजर चला दो, किसी का घर छीन लो। अब तो एक नई पॉलिसी आ रही है, 70 साल से जहां रह रहे हैं वहां नया आ जाता है कि साहब आप पे कागज नहीं है, ये इसको तोड़ेंगे, सरकार की। मैं तो कह रहा हूं पूरा देश ही सरकार का, जिनकी सरकार उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन जिन पे आजादी से पहले रहने को घर नहीं थे, जिन पे नौकरी नहीं थे, रोजगार नहीं थे, जमीन नहीं थी, जिन्होंने देश के लिए तमाम तरह की बड़ी कुर्बानियां दी है, उनको बसाने के लिए सरकार ने क्या योजना चलाई। वो गांव में पिटे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और उनके अपराध हुए, वो जाके शहर में जाके बस गए। उन्होंने उस बंजर जमीन को तैयार किया। आज जब वो रहने वाले हो गए, 70 साल से मकान बना के रह रहे हैं खून पसीना लगा के, तो आज सरकार कह रही है कि जमीन पे आपका हक नहीं। ये सरकारें जनता के लिए है या जनता को नोचने के लिए है, इस बात का जवाब मांगने वाला आज उत्तर प्रदेश के असेंबली में एक भी आदमी नहीं। चुनाव तो सबको लड़ना है, चुनाव सबको लड़ना है। समाजवादी के लोग कह रहे हैं हमें भाजपा को हराना है। बहुत अच्छी बात है हराना भी, और हराना भी चाहिए। लेकिन पश्चिम में कौन हरा सकता है भाजपा को, ये उसके उनको जानकारी नहीं। यहां तो समीकरण के आधार पर हराया जा सकता है, और समीकरण आ जाए समाज पार्टी के पक्ष में। और देखो कुदरत भी उनके साथ नहीं है, ये अमरीश वालियान जानते हैं, कुदरत भी उनके साथ नहीं है। आने का प्रयास करते हैं, कुदरत रास्ता रोक देती है कि भाई चलो जाओ, रोक देती। मैंने तो नहीं रोका भाई, मैं तो किसी का हेलीकॉप्टर नहीं रुकवा सकता। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति सबको कहूंगा, आओ वोट मांगो। जहां आप बड़े बड़े सेठ लोग वोट मांगोगे, वहां गरीब का बेटा भी आपके बीच में खड़े होके आप जनता से वोट मांगने का काम करेंगे। मैं साजिश नहीं करता किसी खिलाफ, लेकिन आपके रास्ते बंद हो गया खुलेंगे, इसका फैसला आप लोग करो। ये जो बूथ के सिपाही है, ये बूथ के सिपाही नहीं, यही हमारी नींव है, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी निशानी। ये वो है आज इनके कंधों में ये जिम्मेदारी है कि पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। और मीडिया के साथियों ने भी चाहे ना चाहते हुए तभी आवाज में कहना शुरू किया है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, आजाद समाज पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सच ये है कि अभी भी, क्योंकि अपने संबंध होते हैं, कई चीजें छिपानी पड़ती है, सीधा नहीं कह पा रहे हैं कि मुकाबला आजाद समाज पार्टी से ही है। नगीना में भी लंबे समय तक यही कहते रहे, चंद्रशेखर कुछ वोट काट लेंगे, चंद्रशेखर कुछ वोट ले जाएंगे, चंद्रशेखर की वजह से इसको फायदा हो जाएगा। मौलाना अतीक हमारे साथी, खुर्शीद साहब यहाँ, और मेरे छोटे भाई दानिश, तमाम लोग वहां बाहर खड़े मुझे दिख रहे। नगीना के लोगों ने इनसे कहा, मीडिया के लोगों से, कि हम मुंह से नहीं, हम बटन से जवाब देंगे। और जिस दिन वोट पड़े थे 19 तारीख को, तो ये केजरीवाल वाला बटन उन्होंने नीला कर दिया था, साइन लगा। आप समझते हो पैसे वाले पार्टी वाले क्यों डरते हैं चंद्रशेखर से? आप समझते हो उसका कारण? इसलिए डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे जैसे चंद्रशेखर ताकतवर होगा, वैसे वैसे बीजेपी का खौफ दिखा के वोट लेने का काम बंद हो जाएगा। जब हम बीजेपी से कुर्सी छीन लेंगे तो बीजेपी के लोग किसको परेशान कर देंगे? पुलिस क्यों सुनेगी उनकी? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सुनेगा उनकी? कौन से अधिकार से वो नुकसान पहुंचा देंगे जब ताकत में हम लोग होंगे? मगर ये डर बनाया हुआ है कि बीजेपी के लोग खा जाएंगे, पी जाएंगे, निकल जाएंगे। ये तो लोकसभा के चुनाव में भी हमने बड़ा दिल दिखाया, और मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, यहाँ के नेता जानते हैं इस बात को कि अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, क्योंकि बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाते और अपने साथियों से नहीं कहते तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट नहीं जा पाते। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 2 ही सीटें लड़ी और एक में हम जीते, और दूसरी सीट पे हमें 80-84 हजार वोट मिले। ये तो हमारी घर की सीट थी। पहले फेज में चुनाव था,
और 7 फेज में था ना चुनाव, 6 फेज हमने बैठ कर तमाशा देखा भारतीय राजनीति का। अगर 6 फेज हम लोग मेहनत करते तो मुजफ्फरनगर हमसे दूर नहीं था, कैराना हमसे दूर नहीं था और बिजनौर हमसे दूर नहीं था। अगर हम मेहनत करते और अपने साथियों को जुटाते तो हम बहुत सारे लोगों को साबित करके दिखा सकते थे कि हमने कितना दम। लेकिन जो लोग भाजपा को हराने की बात करते हैं उनको हमसे सीखना चाहिए कि त्याग करके किस तरह से जो है अपने हिस्से की रोटी किसी और को देके अपने भाई का पेट भर के अपनी समस्या का हल किया जाता है। हमने उस जिम्मेदारी को अदा किया और आज भी हम उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। मैं अपने बूथ के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपकी लड़ाई, ये अकेले चर्चे रायत की लड़ाई नहीं, ये हम सब लोगों की लड़ाई है और बिना पावर के हम अपने लोगों का कोई भला नहीं कर सकते। सिर्फ नारों से बात आगे नहीं बढ़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और टेक्निकली आप अपने बूथ के सभी लोगों के नंबर लेके और उनकी लिस्ट सीनियर लोगों पे होनी चाहिए और सुबह से आपको फोन पे लगना है। जैसे किसान फसल तैयार करता है, खेत बहाता है, बीज लगाता है, डाई गिरता है, पानी लगाता है, खाद गिरता है और जब फसल तो पक्के तैयार हो जाते तो किसान अगर पड़ के सो जाएगा तो क्या होगा फसल का? चोर चुरा ले जाएगा, आवारा पशु नुकसान पहुंचा देंगे, दुश्मन उसको आग लगा सकता है या समय पे अगर मार्केट में नहीं गई तो कीमत भी कम हो जाएगी, चीज भी खराब हो जाएगी। आपने पिछले 4 महीने से हमारी बात पे पहरा देके इस फसल को तैयार कर दिया, अब इसको काटने का समय आ गया। आपके 10 लोग, 10 में से जो लोग अंदर एजेंट बनेंगे वो पूरी निगरानी करेंगे, जो बाहर रहेंगे वो बूथ पे पर्ची और परेशानी आम जनता को ना हो इसका इंतजाम करेंगे और जो लोग गांव में हैं वो एक एक घर जाके लोगों को बूथ तक लाने का काम करेंगे, वोट डलवाने के लिए तैयार करेंगे और वोट का परसेंटेज मैक्सिमम करा के ये साबित करेंगे कि भारतीय राजनीति पैसे वालों के गुलाम नहीं है। गरीब भी अपनी मेहनत करके ताकत बना सकते हैं, अपनी हिम्मत जुटा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आज सिर्फ इतना ही कहने के लिए यहाँ हूं कि मैं आपको जानता हूं, अगर आप अपने पे आ जाओ और आप अपनी बात को मजबूत करने की ठान लो तो फिर आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इसका गवाह है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। आज तो मशीनें आ गई हैं लेकिन कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें आपका पसीना शामिल ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में बोझा उठाने की ताकत अमीरों में नहीं है। अगर बोझा उठाने की ताकत किसी में है तो वो आप में है, वो मुझ में है, बाकी और किसी लोगों में वो हिम्मत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, आज हमारे गुर्जर समाज के भाई सम्मेलन करा, ठीक है? हमारी पार्टी में पिछड़े अति पिछड़े समाज के नेता जिम्मेदारी से अपना काम करा। उस दिन हमारे जाट समाज के नेताओं ने, जबकि वो हैं तो बहुजन समाज के नेता, लेकिन उन्होंने भी अपना सम्मेलन कराया। हालांकि उन पर बहुत दबाव भी आया। उन्होंने कहा हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और एक हमारे बड़े नेता ने मुझसे कहा, अध्यक्ष जी बूथ बोलता है, अगर मेरे बूथ से हमारा प्रत्याशी जीत के ना आया उस दिन आप मुझसे कहना कि जाट समाज ने वोट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। मगर असल लड़ाई तो आपको लड़नी है ना। आज आपको निकलना है, अपने बस्ते कंप्लीट करने और हाथ जोड़ना भी सीख लो। हाथ जोड़ के लोगों से वोट की अपील करना शुरू। देखो 26 में जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, प्रधानी भी आएगा, पीडीसी भी आएगा। बहुत सारे लोग तुम्हारे गांव में पीडीसी भी बनना चाहेंगे, प्रधान भी बनना चाहेंगे, जिला पंचायत भी बनना चाहेंगे। बिना आपकी वोट के बन सकते हैं क्या? समझदार बन जाओ। कुछ नहीं करना है, बस उनको बता देना है कि अगर आज आप हमारे साथ नहीं हो तो कल हम उसी के साथ खड़े होंगे जो आज हमारे साथ खड़े हैं। गांव में प्रधान वही बनेगा जिसको आप वोट दो, गांव में बीडीसी वही बनेगा जिसको आप वोट दो। और बहुत सारे आपके आसपास ऐसे साथी भी हैं जो जिला पंचायत के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे पास समय कम मुझे मिला, कभी मुझे महाराज जाना पड़ता है। मैं आपको अगर अपनी तकलीफें बताऊंगा, कितना समय रेडी? 5 मिनट में मैं आपको एक घटना बताऊंगा और आप महसूस करके देखना
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्यादा काम करता हूं, लेकिन मैं आपको स्थिति बताता हूं क्या है। मैं 3 दिन के लिए अभी बाहर गया। मैं पिछले 4 दिन को आपको अपनी गतिविधि बताता हूं, आप सोच के देखना कि चंद्रशेखर क्या करता है। सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, 5 बजे एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के लिए आधे घंटे का समय लगता है, 4:30 बजे निकले और जाने से पहले तैयार होने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। तो 4 बजे से पहले उठे, तैयार हुए, एयरपोर्ट गए, फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट कहां गई? नागपुर। नागपुर होटल पर पहुंचे, मुंह धोया, नाश्ता किया, तत्काल निकले दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि से गाड़ी ली, गाड़ी लेके गए अपने प्रत्याशी के प्रचार में, फिर उससे आगे निकले, फिर अमरावती गए, फिर उससे आगे निकले, फिर अचलपुर गए। अचलपुर की आखिरी सभा 10:15 बजे खत्म की। 10:15 बजे वहां से निकले, 11 बजे अमरावती आए, 11:15 बजे खाना आया, 12 बजे के लगभग खाना खत्म किया। फिर वहां से चले, 2 बजे नागपुर आए, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, क्योंकि 4:20 पे 3:55 या 4:20 में फ्लाइट थी नागपुर से पुणे की। 40-45 मिनट मुश्किल से आंख बंद करने का मौका मिला। पुणे गए, पुणे पहुंचते उन्होंने कहा साहब 5:30 बजे फ्लाइट पहुंची, 6 बजे एयरपोर्ट से निकले, 6:30 बजे होटल गए। उन्होंने कहा साहब 8 बजे निकलना है। तो मैंने कहा नहाने की परमिशन दे दो। नहा धो के वहां से चले, 6 घंटे का सफर करके गाड़ी के जरिए तुजापुर में जाके अपने प्रत्याशी की सभा की। फिर वहां से निकले, 10 बजे, 10 बजने में कुछ ही समय पहले पुणे पहुंचे, हाजी तौसीफ शेख की सभा की, वहां से फिर कार्यालय का उद्घाटन किया और ठीक 12:30 बजे होटल की तरफ रवाना हुए। 12:30 बजे चल के 1 बजे होटल पहुंचे। आसपास के जिम्मेदार साथी आए, 2 बजे तक उनके साथ रहे, 2:30 बजे खाना मिला। फिर वहां से उठे, फिर 4 बजे निकले और वहां से फ्लाइट पकड़ के कोलकाता गए। कोलकाता से फ्लाइट पकड़ी, देवघर गए, देवघर से प्रचार में निकले, 3 लोगों की सभा की। गिरते पड़ते किस तरह एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट ली और दिल्ली आए। और दिल्ली से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के मुरादाबाद गए, मुरादाबाद का प्रचार गया। फिर एक बहुत जिम्मेदार शख्स है जो आज जोन शहरी है और मेरा बड़ा भाई है, मुझे तकलीफ है कि मैं आज आजम खान साहब के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा। और उनका दोष यही है कि उन्होंने आपके लिए तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री के हयात उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों की बात हुई। मैं मीडिया के सामने इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया। फिर वहां से प्रचार करके 11:30 पौने 12 बजे निकले, फिर वहां पहुंचे। फिर ये था कि आपका कार्यक्रम लेट ना हो जाए, तो सुबह 7:30 बजे निकल गए। तो हमारे साथी जानते हैं, कोई एक आदमी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता कि किसी की चाय भी पी हो। कोई एक सिंगल आदमी आरोप नहीं लगा। तो ये कह दे कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं तेरे प्रचार में मुझे चाय पिला देता। और ये क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां आपकी पार्टी के नुमाइंदे जीते और आपके वहां रहने वाले लोगों की हितों की आवाज उठाने का काम करे, उसी विचारधारा पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा है, जो माननीय साहब श्री काशीराम जी की विचारधारा है, उस विचारधारा पे काम करे जो संतों गुरुओं की विचारधारा। और आज आपके यहाँ, अब आपके यहाँ से जाएंगे, कल एक लड़के की हत्या हो गई थी 3 दिन पहले नोएडा में, उसके परिवार से मिलने जाएंगे। और परसों भी एक काम है, कोई छुट्टी नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, महाराष्ट्र से भी हमारा MLA जीत के आएगा, मेरी बात को आप लोग याद रखें। और हवा में नहीं कहता मैं इस बात को, और मैं नाम बता रहा हूं जो जीतेगा, उनका नाम है आलिम पटेल। विधानसभा का नाम है अमरावती शहर 38, नोट कर लेना। आलिम पटेल 38 नंबर पे विधानसभा अमरावती शहर जीतेंगे, प्रचार करके आए। दूसरे झारखंड से भी आपका MLA जीतेगा हुसैन भाई। बाकी विधानसभाएं नाम है मुमताज खान, मेरी बात को आप याद रखना। और एक और प्रत्याशी है, लेट हो गया था, उसकी सभा में 50,000 लोग इकट्ठे कर रखे थे, नाम है नाजिर अंसारी, विधानसभा मांडू।
पूरी कोशिश की कि पार्टी के प्रत्याशियों की बात आगे बढ़ जाए। अब मुझे एक सम्मेलन में जाना है, लेकिन आप मुझे विश्वास दिला कहो कि आप इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ोगे, इस लड़ाई को आखिरी मंजिल तक, और जब तक वोट पड़ के फॉर्म 17 से आपके हाथ में नहीं आ जाए, जिसमें लिखा हो कौन सी ईवीएम है, कितने वोट पड़े, कितने वोट थे, जब तक पूरा रिकॉर्ड आपके हाथ में, तब तक आप बूथ नहीं छोड़ोगे। इस बात का मुझे विश्वास दिलाओ, फिर मैं आपके बीच से जाने की इजाजत दूंगा। कर लोगे काम? अब मैं, क्योंकि मुझे अब आप लोग यहीं रुकना, मैं कुतुबपुर में जा रहा हूँ। हमारे गुर्जर समाज के लोगों ने समर्थन देने के लिए सम्मेलन किया है। मैं उस सम्मेलन से यहीं आके वापस नीटू भाई बता देंगे कहाँ जाना है, वहां से हम लोग रोड शो करेंगे और फिर हम अपने अपने काम में डट जाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ अपनी ताकत को मजबूत रखना है और दबा दो चुनाव केतली का, दबा दोगे, बना लोगे ताकत। मैं 2 मिनट के लिए मीडिया बंधुओं से बात करूं, चुप रहना, जिससे कि मेरी आवाज इतना चली जाए। एमपी साहब, अभी कई विधानसभा आपने गिनवाई है जहाँ आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं जी। अभी कई विधानसभा आपने गिनवाई है जहाँ आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, मीरापुर का क्या रहेगा? मीरापुर हम लोग जीतेंगे, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मेहनत से और यहाँ जो संतों गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि मीरापुर हम लोग जीतेंगे। आपके पुराने साथी भी आज यही पे हैं, जयंत चौधरी भी हैं। मिले नहीं, मिलते तो उनको नमस्कार कर लेता। भाईचारा अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह। अच्छा, बटेंगे और कटेंगे। महाभारत देखी आपने? नहीं देखी तो महाभारत को पढ़ना। आमने सामने सगे भाइयों ने धर्म युद्ध किया। मैं तो यहाँ अपने लोगों के लिए कि उनके हाथ में भी ताकत आए, इसलिए यहाँ लड़ रहा हूँ कि उनकी बात मजबूत। कटेंगे और कटेंगे इस तरह के नारे। रोजगार की बात करो, आप उस महंगाई पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, सड़कों पे बात करो, पुल पे बात करो गांव में रहने वाली महिलाओं को क्या मिल रहा है सरकार में। आप बात करो कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खड़े हो गए, इनमें गरीबों के बच्चे कैसे घुसेंगे। पूछो 27,000 स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री किसका रास्ता बंद कर रहे हैं। पूछो पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। बताओ पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। बताओ जाति धर्म के नाम पे भड़का के लोगों को वोट तो ले लोगे, इनकी समस्या का हल कैसे करोगे। बताओ यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। बताओ किसानों को उनकी फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। बताओ आपने किसी चुनाव में, गन्ना सोसाइटी चुनाव में क्यों जो है भाजपा ने गुंडागर्दी करके किसानों से उनका हाथ छीनने का काम किया। इस बात के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई क्या कहता है इसमें मैं चर्चा करके अपना समय खराब करूं, आज इतना समय मेरे पास नहीं। पहले दलित जुड़े, फिर मुस्लिम जुड़े, अब जाट सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन भी हो रहे हैं आपके। ये आप कहते हो, हम तो बहुजन समाज के लोग सारे एक हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन को का समर्थन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, सर छोटूराम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े थे। हम तो किसान कमेरे एकजुट ही हैं और हमेशा एकजुट हैं। और वो भी जानते हैं कि भाजपा के तांडवकारी सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है। आप नहीं जानते कौन इनको जवाब दे सकता है। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिन तक आंदोलन किया चंद्रशेखर ने। NRC हो, CA हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का, मौलाना साद का, नासिर का, जुनैद का, अखलाक का, पहलू का, किसी कोई मामला। अभी बुढ़ाना का आपका मामला था, आप जानते हो। बुढ़ाना के मामले में वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कागज मुझे दे दो, अगर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचेंगे, आपका एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। तो मैं तो हर जगह लड़ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जुल्म बंद हो। सरकार चलाने का मौका मिला है, भाजपा को अच्छे काम करो, डराओ मत लोगों को। जनता जिस दिन पलटी मारेगी, जमीन से कमर के नीचे से कुर्सी खींच लेगी, औंधे मुंह गिरोगे, रोते फिरोगे कि क्या हुआ। ये अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सभी लोग रोड शो की जो शुरुआत होगी मीरापुर थाने के पास, तो भाई साहब की स्टेज है, वहां से शुरुआत होगी। तो सभी जिम्मेदार और दौर के प्रभारी मीरापुर थाने के पास पहुंचने का काम करेंगे। अभी सभी लोगों से निवेदन है कि बाबा साहब के लोगों के पास सभी लोग इकट्ठा होंगे।
आधे घंटे के बाद आपके बीच पहुंच रहे हैं। सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज क्योंकि हम इस सम्मेलन में हैं, तो देश के उन महान योद्धाओं को, जिनमें सम्राट मीर भोई से लेके इस समाज पे एक बहुत बड़ी विरासत है, चाहे कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में हो, चाहे कर्नल किरोड़ी लाल बैसला जी के नेतृत्व में हो, चाहे राजेश पायलट जी के नेतृत्व में हो, और चाहे आज के समय में बहुत सारे साथियों से कंधा मिलाकर पार्टी और समाज दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे भाई रविंद्र भाटी जी के नेतृत्व में समाज को एक मजबूत नेता मिला है। मैं ये उम्मीद और विश्वास करता हूं कि हमने इतिहास भी पढ़ा है और इतिहास इस बात का गवाह भी है कि समझदार लोग अपनी वोट का इस्तेमाल बड़ी समझदारी से करते हैं। समझदारी के साथ ही वोट का इस्तेमाल करने से भविष्य के रास्ते बंद होते हैं और भविष्य के रास्ते खुलते हैं। ये लोकशाही है, लोकतंत्र है। हर 5 साल बाद आपको मौका मिलता है, आप अपनी वोट से ताकत बनाते हैं। जिस तरह से आपने लंबे समय से इस क्षेत्र में वोट के आधार पर अपनी ताकत बनाने का काम किया है, इस बार जब गुर्जर समाज से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि गुर्जर समाज का आशीर्वाद उनको मिले। मैं तो अपने तौर पे, अपनी पार्टी संगठन के तौर पे कह सकता हूं कि कोई ऐसा मामला एक भी नहीं है जहां गुर्जर समाज को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने गुर्जर समाज को अकेला छोड़ा हो। जब जब मुझे जहां जहां कहा गया, खड़ा किया गया, मैंने आगे बढ़ चढ़कर उन सारे संघर्षों में अपना योगदान देने का काम किया। इस उम्मीद से नहीं कि कल को मुझे गुर्जर समाज में जाके वोट मांगना है, इस उम्मीद से कि जब किसी को मेरी जरूरत है, और हमारे नेता रविंद्र भाटी ने कहा है कि ये लड़ाई समाज के स्वाभिमान सम्मान की है, तो इसको आपको लड़ना है, तो मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। मैं तो क्रांतिकारियों से सीख लेता हूं, चाहे वो विजय सिंह पथिक जी हो या कोई और क्रांतिकारी साथी हो, जिन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। और गुर्जर समाज के संघर्ष से भी देश अछूता नहीं है। गुर्जर समाज का बलिदान और संघर्ष भी देश ने देखा हो। चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कश्मीर में रहने वाला गुर्जर हो, जो सेना की कमी पड़ने पर अपने आप से दुश्मनों का डटकर मुकाबला करके, अपने प्राणों के बलिदान करके देश की रक्षा करने का काम करता हो, या हरियाणा या पंजाब का गुर्जर हो या हिमाचल का गुर्जर हो, जो सीमाओं के साथ साथ उस देश में, उस प्रदेश में अपने योगदान को खेती किसानी करके मजबूत करने का काम करता हो। चाहे आजादी का आंदोलन आप देख लो, सैकड़ों गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन में जो है शहादत देनी पड़ी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, जिन्होंने पहला जो है संघर्ष शुरू किया, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया, वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर बहुत बड़ा उदाहरण हम पे है कि किस तरह मातृभूमि के लिए बलिदान दिया जाता है। ऐसे ही विजय सिंह पथिक जी ने किसानों के लिए और आम जनमानस मजदूरों के लिए बलिदान दिए हैं। जिसको देखना हो वो यही बुलंदशहर कालाम चला जाओ, उनको पता लग जाएगा इस समाज ने कितने बड़े बड़े बलिदान देके देश को सींचने का काम किया है। लेकिन क्योंकि आज कार्यक्रम ज्यादा है और भाटी जी का कि ये आदेश मानिए, ये आग्रह नहीं आदेश था कि चुनाव में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। कल को हम भी जब एमएलए जीत जाएगा, उसकी उंगली पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के अपने काम कराने के लिए अपने लोगों के बीच में रहेंगे, तो हम भी एक कार्यक्रम करके सम्मान और समर्थन देना चाहते हैं। मैं भाटी जी के इस प्रयास का और मेरे छोटे भाई दीपक जी के, रवि जी के, अमन जी के और इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों के, भाई अमित कसाना जी के, भाई अमित गुर्जर जी के, इनके मोनू गुर्जर जी के सामूहिक प्रयासों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और अपने भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आज प्रेम और आशीर्वाद और विश्वास उन्होंने आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और हमारे भाइयों पे दिखाया है, हमारे प्रत्याशियों पे दिखाया है, हमें अगर खून का कतरा कतरा चुका के भी इस विश्वास को कायम रखना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और आने वाले समय में बढ़ चढ़ के सोच समेत इस प्यार आशीर्वाद को हम लोग लौटाने का काम करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब यहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव होंगे, चेयरमैनी के चुनाव होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, सांसद के चुनाव होंगे, एमएलसीओ के चुनाव होंगे, बहुत कुछ होगा। बहुत अवसर मिलेंगे जब जब प्रधान गांव से बनेंगे, बीडीसी गांव से बनेंगे, जब जब मेरे परिवार के लोग मुझे याद करेंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक फोन रविंद्र भाटी जी को, भाई दीपक गुजर जी को, हमारे साथियों को आप कर देना, आपको शक्ति का एहसास हो जाएगा कि जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। आपने आज हमारा हाथ पकड़ा है, हम लंबे समय के लिए आपसे वादा करते हैं कि हम इस हाथ को छोड़ेंगे नहीं जब तक आप हमें जहां जहां आप हमें हमसे काम लेना चाहोगे उस काम को हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। किसानों की समस्या है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, उन पे मैं सामूहिक रूप से समय समय पर बात रखता रहता हूं। आज तो मैं बस आपको ये कहूंगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे हमारा गुर्जर समाज खेती किसानी भी करता है। जिस मिल से आपका समय पे पैसा ना मिले या जो मिल आपको परेशान करे, आप एक बार इशारा कर देना, उस मिल पे ताला लगाने का काम हम लोग करेंगे। और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान गुर्जर समाज का है और मैं समय समय पे उसको बताता भी हूँ। जब एक बार बहुत बड़े पैमाने पे किसान और गुर्जर भाइयों को नोएडा में अथॉरिटी पे आंदोलन करने के कारण जेल में बंद किया गया था और सारे नेता जाते थे, बार बार आश्वासन देके आते थे। वो माए सैकड़ों की संख्या में इंतजार करती थी कि उनके पढ़े लिखे बच्चे जो जेल चले गए आंदोलन करने वाले, वो कब वापस लौटेंगे। मुझे रविंद्र भाटी जी ने कहा कि भाई ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी, ये सरकार आपको बुला रही है, आपको आना पड़ेगा। मैंने इनसे कहा मैं 2 बार आता हूं, तीसरी बार नहीं आता। एक बार में काम चल गया तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार में जरूरत पड़ी तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। पहली बार हम लोग गए और ये वादा करके आए अपने वहां बैठे किसान भाइयों से, जिसमें जाट समाज के भी, गुर्जर समाज के भी, यादव समाज के भी और अन्य समाज के किसान भी थे, कि भाई हम सरकार को कितने दिन का समय था भाई, 15 दिन का समय देते हैं, क्या तो किसानों की मांग मानकर और जेल में बंद किसानों को रिहा कर दे, वरना 16वें दिन हम लोग आएंगे, अथॉरिटी पे ताला लगेगा और ताला तब खुलेगा जब हमारे किसान भाई रिहा हो जाएंगे। आप ये महसूस करो, पता करा लेना, 15 दिन तक सरकार के लोगों ने सोचा कि हम मजाक करके आए हैं। 16वें दिन जब हम लोग पहुंचे और ताला लेके पहुंचे और मैंने ऐलान किया कि अगले 2 घंटे का समय है, 4:15 बजे तक अगर हमारे साथी नहीं रिहा हुए तो ये ताला जो अथॉरिटी पे लगेगा, जिस पे जितने जोड़ लगाने हो लगा लेना, गोली चलानी हो चला लेना, लाठी लगानी हो लगा लेना। अगर हमने जबान दे दी तो आज किसानों को लेके जाएंगे। आप पता करा लेना, 1.5 घंटे में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां था, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वहां था कि अध्यक्ष जी आप ऐसा मत करो। मैंने कहा इन माओं को वचन दिया है, इस वचन को पूरा करना है। और आप महसूस कीजिए, वो माए मुझसे पूछ रही थी, भाई चंद्रशेखर सारे नेता आते हैं, कहते हैं छुट जाएंगे, छुट भी जाएंगे, ये आज भी हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा आपने बहादुर बेटों को जन्म दिया है, रविंद्र भाटी जी ने जबान दी है, अमित कसाना जी ने जबान दी है, तो आज हमारे भाई अब हमारे बीच में होंगे। 4 बजे मुझे प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप यहां से उठ जाओ, 4:15 बजे आपके भाई अगर जेल से रिहा नहीं हुए तो आप जो सजा चाहो हमें दे देना। मैं 4:05 पे वहां से निकला, 4:15 बजे मेरे पास फोन आया कि सारे किसान रिहा हो गए हैं और उन माओ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। उस दिन जिस दिन किसान जेल गए, किसानों का सम्मान समारोह रखा गया, उन माओ ने फोन करवाया मास्टर मनोज नागर जी के जरिए कि चंद्रशेखर को फोन करके कह दो आज हमारे बीच आ जाएगा, हम उसका स्वागत करना चाहते हैं। मास्टर मनोज ने मुझे फोन किया, मैं गाड़ी में बैठा था, मैं फोन देखने के लिए ऐसे झुका और तत्काल वो गोली चली। अगर वो माँ मुझे फोन ना कराती
मास्टर मनोज फोन ना करते, मैं नीचे की तरफ नहीं देखता तो वो गोली मेरा पेट चीर के आर पार निकल जाती। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान आप लोगों का है, मैं समय आने पर उसको उतारूंगा, इस बात का आपको वादा करता हूं। उस दिन आपके सहयोग की वजह से और उन माओ के आशीर्वाद की वजह से मैं बार बार सबसे कहता हूं कि कभी अगर किसी की मदद करनी हो तो पीछे मत हटा करो, क्योंकि माओ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती थी। उन माओ के आशीर्वाद से आज मैं जिंदा हूं और आगे भी बढ़ रहा हूं। तब मैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ संघर्ष में था, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना। आपका आशीर्वाद सहयोग रहेगा सर्व समाज का तो और भी आगे लड़ाई बढ़ी जाएगी। लेकिन मैंने बात आपको इसलिए बताई कि मैं आसान भूलता नहीं। मैं आपको वादा करता हूं, भाटी जी ने मुझे एक रात पहले कहा कि भाई गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठनी है। मैंने कहा पार्लियामेंट में कल मेरा समय नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई मैं नहीं जानता, समाज के लोगों ने कहा कि गुर्जर रेजिमेंट की मांग अगर भाई ने नहीं उठाई तो हम मानेंगे कि हमारा हमसे प्यार कम हो गया है। मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि चाहे 1 मिनट दो, लेकिन आज गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठेगी पार्लियामेंट से, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी है। 30 सेकंड का मौका मिला और मैंने 30 सेकंड में हिस्ट्री बता के और सरकार से मांग की कि गुर्जर रेजिमेंट जो है वो बननी चाहिए। गुर्जर समाज, राष्ट्रभक्त गुर्जर समाज को देश सेवा का मौका मिलना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता हूं, जैसी ताकत आप मुझे दोगे वैसे ही लड़ाई आगे बढ़ेगी। और ये भी एक सच है, हमने पूर्व की पार्टियां और पूर्व के जो हैं रिश्ते देखे हैं, गुर्जर समाज ने जब जब कमजोर वर्गों का साथ दिया है ताकत बनी। बाबू जगवीर जी जब पिछला आंदोलन आगे बढ़ा, बिना किसी पद पे थे, मान्यवर साहब काशीराम ने मंत्री बनाने का काम किया था, क्योंकि हम जानते हैं किसके साथ हमें खड़े होना है और किसके हमें बचना है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि इस बार 20 तारीख को आप आशीर्वाद देने जाएं तो इस बार 10 मिनट के लिए बूथ पर जाने से पहले और बटन दबाने से 10 सेकंड पहले हमारे संघर्षों के बारे में भी सोचना कि एक मौका हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और अगर आपने मौका हमें दिया, मैं विश्वास दिला कहता हूं कि कभी आपको पीछे पलट के देखने का मौका नहीं मिलेगा। आपको एक बार नहीं ऐसा लगेगा कि आपकी वोट खराब हुई या आपकी वोट से ताकत नहीं बनी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यहाँ आज के कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले सभी साथी, संघर्षों की बदौलत हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और बहुत मतों, ज्यादा भारी मतों से वहां रहने वाली महान जनता ने हमें वोट की ताकत से जिता के भेजा। मैं लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता और फिर जब पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट में जाके, जिस दिन से मैं पार्लियामेंट में गया, मैं पहला आदमी था जिसने पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा जोर शोर से लगाया। मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने वहां जय भीम के नारे लगाए। मैं पहला था जिसने पार्लियामेंट में सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज की बात की, और कोई तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि वो कहता कि सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज जैसा होना चाहिए। लेकिन आज मैंने वहां गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग भी पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाई और चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी बड़े जोर शोर से उठाई। और आज चुनावी क्रम में मेरा ज्यादा दिन इस गांव में आके इसलिए लग रहा है, एक तो मैं पहले यहाँ गया हूँ होके, दूसरा मुझे यहाँ इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए एक बहुत मजबूत पिलर के रूप में भाई सोहेल जी जो चुनावी मैदान में हैं और मुझसे अलग भी आप उनको जानते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा लंबे समय से की है। ये तो धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों में कुर्बानी देकर हमें इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं देते, तो सोचे क्या मेरे जैसा व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हो, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाता? यहाँ तो इस देश में राजा महाराजा राज करते थे या पैसे वाले उनकी औलादें राज करती थी। यहाँ कोई किसी गरीब के बच्चे के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। ये रास्ता तो वोट के अधिकार देके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला और उनके बताए रास्ते पे हमारे गुरु माननीय काशीराम साहब ने समाज को जागरूक करके समाज को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। हम उन्हीं के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से जवाब देना कि बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब के सपने पूरे हो गए हैं क्या? बताओ हो गए क्या पूरे? तो फिर जिन लोगों के कंधों में जिम्मेदारी छोड़ी थी क्या वो उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं क्या?
अगर पूरा करने का काम करते तो क्या इस देश में आज भी 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से हमारे लोग वंचित रहते? पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूमते, अच्छे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आपके क्षेत्र में बनते नहीं बनते, अच्छे जो है रोजगार की व्यवस्था, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं की और रोजगार की व्यवस्था, पढ़ी लिखी बेटियों के लिए रोजगार की व्यवस्था होती है नहीं होती? इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर तो चाहते थे कि हम लोगों के हाथ में राजकाज आए। कौन कर रहे हैं राजकाज का काम? 5 साल में कुछ लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरे 5 साल सड़कों में संघर्ष करते हैं। जब भी आपकी तरफ जुल्म की कोई आंधी उठती है उसका सामना सीना तान के करते हैं। इसके बदले में उनको मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जेलें काटनी पड़ती है, लाठियां खानी पड़ती है। ये सोहेल समाज के लिए लड़ते हुए जेल भी गया और आज भी मैदान में है। ये तो आपके हाथ में है कि आप पैसे वालों को चुनते हो या काम करने वालों को चुनते हो। जब वहां के लोगों ने एकजुट होकर मुझे मौका दिया तभी तो मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज उठा पाया। आज आपको पता है क्या बदलाव हुआ? आज ये बदलाव हुआ है कि मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी कि न्यूनतम वेतन मजदूरों का, कर्मचारियों का जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो 700 रुपए होना चाहिए। आप देखो कल सरकार ने, केंद्र की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये सुनिश्चित कर दिया कि जो न्यूनतम वेतन है, दैनिक वेतन है, वो 783 रुपए से कम नहीं होगा। अगर आज कोई काम करेगा तो 783 रुपए उसे मिनिमम मिलेंगे। ये तभी तो संभव हुआ। ना मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाता, ना सरकार इसमें सोचती, तो फिर ये बदलाव कैसे होता? कानून सड़कों पे नहीं बनते, कानून सदन में बनते हैं। सदन में जो लोग जाते हैं वो वोट के अधिकार पे चुन के जाते हैं और चुनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी व्यक्ति को दिया। आप सोचिए ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही व्यक्ति के नाम पे चुनाव होता और सब लोग उसी को वोट करते? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्षेत्र के हिसाब से सब क्षेत्रों से अच्छे अच्छे प्रत्याशी जीत के जाएं, योग्य उम्मीदवार। उन्होंने कहा भी कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उनके लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। 9.5 साल खट्टर जी ने आपका प्रदेश चलाया और 6 महीने के लिए नायाब सिंह सैनी जी को दे दिया। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के राज में आपके बच्चों का कितना भला हुआ ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किसानों का क्या हाल हुआ ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। वो बेटी हरियाणा की, मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की बेटियों का। वो बेटियां जो दुनिया में जाके देश का नाम रोशन करती हैं, उन बेटियों को किस तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। माने पहलवानों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, गुर्जर समाज की लड़ाई हो या सतगुरु रविदास जी महाराज जब गुरु घर टूटा उसकी लड़ाई हो। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो मैंने आवाज उठा के कहा कि हमारा गुरु घर दिल्ली में जो टूटा था वो बनना चाहिए। ये ताकत आपने मुझे दी है, यही ताकत मैं आपसे भाई सोहेल के लिए मांग रहा हूँ। अगर आपने सोहेल को ताकत दी तो आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए जिस तरह मैं पार्लियामेंट में दहाड़ता हूँ, भाई सोहेल विधानसभा में चंडीगढ़ में दहाड़ने काम करेंगे और आपकी समस्या को हल कराने काम करेंगे। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, एक सवाल पूछूं आपसे, जवाब दोगी ईमानदारी से? तुम में से कितनी जहाज में बैठी जरा बताओ, हाथ उठा के बताओ। चलो जहाज में नहीं बैठी, वो तो महंगा होता, हेलीकॉप्टर में तो बैठे होंगे। इसको जिंदगी मानते हैं हम लोग? गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर वोट की ताकत हमें दे के गए कि राजकाज लाके अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियां काट लो। ये चुनाव है, बड़े से बड़ा तुर्रम खा जो है, बड़े से बड़ा पैसे वाला आपकी बस्ती में आएगा, पैर छुए कहेगा अम्मा मेरे सर पे हाथ रख दो, अम्मा मेरी मदद कर देना, मुझे आशीर्वाद दे देना। और चुनाव के बाद फिर 5 साल का भी ढूंढा हुआ आता है कोई? आप बताओ, पिछली बार जिसको वोट दी थी, मैं तो नहीं आया वोट मांगने, पिछली बार जिसको वोट दी थी आपने विधानसभा में, क्या 5 साल में 2 बार आया आपके गांव में? कभी चुनाव के बाद आया पूछने की आपकी हालत है? आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे नहीं पूछने आया? आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूमने में पूछने आया? कभी आपकी महंगाई और आपकी बुरे हाल को कभी पूछने आया? आपकी सड़कों, बिजली, पानी की व्यवस्था पूछने आया? बस वोट ही देते रहो, देते रहो वोट। 2 वोट और ये लोग 5 साल बाद फिर आए, क्योंकि जानते हैं कि आप प्रधान बन गए हो, इनके पिछलक्कू बने रहोगे। ये आएंगे और आप इनके सामने खड़े हो जाओगे, हाँ जी हम दे देंगे वोट, और फिर 5 साल बाद फिर आएंगे। ऐसे आपका भला हो जाए? जहां एक तरफ देश में चंद पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं, वहां 5,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं माफ होगा। आज प्राइवेट इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े होंगे, गरीब घुस जाएगा जेब में। एक आदमी बीमार हो जाएगा तो जेब कट जाएगी, जमीनें बिक जाएंगी।
आज प्राइवेट इतने बड़े बड़े स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, प्राइवेट स्कूल में गरीब पढ़ा लेगा अपना बच्चा? जो 10,000 रुपए कमाता 2 बच्चों को फिर उठा लेगा 5,000 रुपए फिर से। तो ऐसे बदल जाएगी जिंदगी। जब पढ़ोगे नहीं, रोजगार नहीं करोगे तो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपके बच्चे जब ये बेरोजगार घूमते पढ़ के तकलीफ नहीं होती आप लोगों को? तो मुझे तो होती है। मैं तो घूम रहा हूँ, जगाने के लिए समझाता हूँ, जगह जगह कहता हूँ, दिन रात संघर्ष करता हूँ कि आज नहीं कल तो समझोगे। वही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, वही माननीय काशीराम साहब ने किया। जो छूट गया उसको पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और क्या नहीं चाहते हम लोग? 16-16 महीने जेल काटते हैं, 2-2 बार तिहाड़ काटते हैं, और जब इनसे बच जाते हैं तो गोलियां खाते हैं। 4-4 गोलियां खा के हम लोग संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां देश में गुलाम न बने। जिस तरह से भाजपा के लोग आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से नौकरियां खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से निजीकरण खत्म कर रहे हैं, कल एक बच्चा सरकारी नौकरी नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पार्लियामेंट में तो इतने एमपी मिल रहे हैं, इतने एमपी पार्लियामेंट में, कौन उठाता आपकी आवाज? सुना आपने पूरे पार्लियामेंट में? एक अकेला चंद्रशेखर आजाद आपके हितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए लड़ता है जितनी हिम्मत है। तो आप नहीं चाहते आपके यहाँ से भी कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जो आपके लिए लड़े? और अगर भाई आप नहीं चाहते, देखो एक कहावत है, आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। जो मिल रहा है उसमें खुश हो गया, जो मिल रहा है खुश हो। बाबा साहब ने वोट का अधिकार राज के लिए दिया। अगर राजकाज नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? ये तो वोट है तो सब कुछ है। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएगा। ये तो गांव में सरपंच का चुनाव होता है ना, आते ना आते दीदी है, बहन जी, चाची, ताई, रख दो सिर पे हाथ। फिर इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये वोट हथियार है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं, ये पानी की बोतल कौन लाया भाई? कौन लाया पानी की बोतल? कितने की आएगी? 10 रुपए की पड़ी। 10 रुपए की। अगर ये फटी हुई होती लाते क्या करते? उसको वापस देते ना कि भाई सही बोतल दे, करते ना? 10 रुपए का सामान लाते हो ना, 4 बार देखते हो सामान को, ठीक है नहीं ठीक है। और करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने जाते हो, बस आंख बंद करके बटन दबा के चलाते हो। फिर कहते हो अरे भाई 5 साल हो गए कोई सुनेगा। क्यों सुनेगा कोई? क्यों सुनेगा? जिनको आपके दर्द से मतलब नहीं, वो क्यों सुनेगा आपकी बात को? इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। आज हमारे साथ बहुत ही महान शख्सियत मान्यवर काशीराम साहब जो हमारे गुरु हैं, हमारे रहबर हैं, उनके छोटे भाई श्रद्धेय दलवारा सिंह जी आए हुए हैं। समय कम है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और समाज को आशीर्वाद स्वरूप अपने 2 वचन जरूर कहें और फिर मैं आपसे विदाई लूंगा। सब लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई। इस परिवार का समाज के ऊपर ऋण है। इस परिवार ने और इस परिवार में जन्म पे हमारे गुरु जी ने, माननीय काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए लगाया। मैं इस परिवार का, और मैं नहीं पूरा समाज इस परिवार का ऋणी है। मैं श्रद्धेय दलवारा सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी जो है आशीर्वाद स्वरूप, एक तो एक गांव बड़ा अच्छा गांव है, इसका गांव का जो है अच्छे भाग है कि आप यहाँ पधारे, और दूसरा आपके आशीर्वाद इनको सुनने को मिले, इसके लिए जो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। विजय, मैं आग्रह करूंगा साथियों से कि वो बैठ जाए। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप पिछले लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। जो सम्मानित वक्ता यहाँ बोल रहे हैं उनको आप लोग सुन रहे हैं। एक बड़ा उत्साह आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ये उत्साह हमारी ताकत है। मैं आपसे ये आग्रह भी करता हूं कि उत्साह को बना कर रखिए। ये जो साथी आगे खड़े हो गए, इनकी वजह से पीछे वालों को परेशानी हो रही। मेरा इनसे आग्रह है कि वो अपनी जगहों पर बैठ जाए, जो पीछे बैठे हुए लोगों को तकलीफ ना हो।
आ जाओ। तुम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाओ, हिम्मत दिखाओ, घबराओ मत। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो यहां से वहां तक के हर आदमी को मेरी शक्ल दिख जाए, वो जो उम्मीदें लेके यहाँ आया था कि मैं आज भाई से मिल पाऊंगा, उसकी उम्मीदें पूरी हो जाए। मैं नौजवानों से कहूंगा जो इधर खड़े वो इस सामने आके बैठ जाएं, आसान हो जाएगा। ये मीडिया के साथियों को भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। तो मैं आज यहां दूल्हे में जब आपके बीच मुझे आने का मौका मिला है, अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां जीजाबाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। ये जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है, इसका नाम रखा गया है बहुजन हक परिषद। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी शानदार नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण जो लंबे समय से यहां मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 7-8 साल में लगातार दिन रात एक करके यहां काम करके हर समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे हाथों को आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आजाद समाज पार्टी के हमारे नेतागणों को भी और जितने भी और साथी यहाँ भाई आनंद जी के निमंत्रण पे आए हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं महाराष्ट्र की शक्ति से वाकिफ हूं, मुझे महाराष्ट्र पे कोई शक नहीं। मैंने महाराष्ट्र को लड़ते हुए देखा और आज से नहीं देखा, बहुत लंबा समय हो गया। महाराष्ट्र में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी और मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था जब भीमा कोरे गांव में परेशानी खड़ी हुई थी, मेरे आज भी याद है। और 3 दिन के अंदर जो आपने करके दिखाया था महाराष्ट्र में, वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, इस बात को भी कोई भूल नहीं सकता। और आप ये भी जानते हैं कि जब हमें कोई उदाहरण देना होता है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, भीमा कोरेगांव की बात करते हैं। जब हमें ज्ञान की बात करनी होती है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को याद करते हैं। जब हमें नमन करना होता है तो हम दीक्षा भूमि को याद करते हैं। जब हमें शांति के संदेश को आगे बढ़ाना होता है तो हम चैत्य भूमि को, दीक्षा भूमि को नमन करके अपनी बात को मजबूत करते हैं। लेकिन आज जब मैं आया हूं और मेरे हाथ में एक कागज दिया गया है जिसमें यहाँ की समस्या लिखी गई है, तो इस कागज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चाहे महाराष्ट्र का कोई कोना हो या देश का कोई और प्रदेश, जो हक वंचित बहुजन समाज है उनकी समस्या एक जैसी है। उसके लिए मुझे किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं। आप जानते हैं मैं रात में बंद आंखों से सपने नहीं देखता हूं, मैं खुली आंखों से सपने देखता हूं। अभी मुझसे पहले हमारे बहुत ही शानदार गायक, क्या नाम है उनका, राहुल भाई को गाना गा रहे थे जो 2-3 साल पहले उन्होंने लिखा था। मैं दिन में खुली आंखों से सपने देखता हूं। मैंने ये सपना देखा था कि पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों की आवाज को बनना। आप मुझे पार्लियामेंट में सुनते नहीं सुनते हो? आपकी आवाज पार्लियामेंट में सबसे मजबूत है या नहीं है बताओ? पार्लियामेंट में आपकी आवाज ताकतवर होती है, किसी के आगे दब जाती है बताओ? पार्लियामेंट में आपकी आवाज से ज्यादा विषय किसी ने उठाए हैं क्या? और चाहे प्रदेश, कोई प्रदेश हो, बताओ सब प्रदेशों के विषयों पर आवाज उठती है नहीं उठती है?
अभी तो एक आदमी ने सपना देखा, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने पूरा कर दिया। जिस दिन आप मेरे साथ खुली आंखों से सपने देखोगे, मैं लिख के देता हूं कि आपके पास समस्याओं के परिचय नहीं होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। देखो, मैं महाराष्ट्र के सामाजिक क्रांति के आंदोलन से बहुत प्रभावित, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिस मिट्टी में इतना बल है, जिस मिट्टी के उदाहरण दुनिया में दिए जाते हैं, देश में दिए जाते हैं, उस मिट्टी की राजनीतिक सूरत क्या है। आप ये महसूस करके देखो कि अगर जिस तरह से सामाजिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, सांस्कृतिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, अपनी विचारधारा विरासत को जिस तरह आपने बचा रखा है, अगर राजनीतिक रूप से भी आपने उतनी ताकत बनाने का काम किया, तो मैं लिख के देता हूं, आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा होगा और आपके हाथ में वो ताकत होगी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। आज यहां बैठे हजारों की संख्या में लोगों को नहीं पता होगा कि महाराष्ट्र का बजट क्या है और वो बजट किसके ऊपर यूज होता है। महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता होगा, जितने लोग हजारों की संख्या में यहां बैठे, और वो बजट किसके मेहनत की कमाई से तैयार होता है ये भी नहीं पता होगा। और उस बजट को, वो बजट किस तरह से आपकी कलम की ताकत से आगे बढ़ सकता है, इसका एहसास भी नहीं होगा। जब जब आपने एहसास किया है, तब तक ताकत बनी। आप सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ना बनते और संविधान सभा में ना जाते, तो क्या संविधान में हमें दे पाते हमें अधिकार, दे पाते हमें अधिकार, कर पाते हमारी रक्षा, खोल पाते हमारे लिए दरवाजे, काट देते गुलामी की बेड़ियां। ये तभी संभव नहीं हो पाता जब तक बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं बनते। आज भले ही अम्बेडकरवादियों की संख्या वहां कम हो, लेकिन आपको याद है जिस दिन मैंने शपथ ली थी, तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कि जय भीम नमो बुद्धाय। बताओ, कहा था नहीं कहा था? और मैंने जब कहा था तो उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? हमारे स्पीकर साहब ने कानून बना दिया कि आज के बाद शपथ के समय कोई दूसरा नारा नहीं बोलेगा। जब वो शपथ लेगा तो सीधी शपथ लेगा, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो दोबारा से शपथ लेनी पड़ेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस संविधान की रक्षा की बात आप करते हैं, जिस संविधान के खिलाफ दूसरे संविधान न बनने देने की बात आप करते हैं, जिस संविधान ने हमें जानवरों से निकाल के इंसानों का जीवन दिया है, जिस संविधान ने हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने के अवसर दिए हैं, जिस संविधान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने मन को टटोलो कि उस संविधान में हमें अधिकार तो बहुत दिए गए, लेकिन क्या वो अधिकार लागू हो पा रहे हैं? क्या वो अधिकार आपको मिल पा रहे हैं? क्या वो अधिकार आप तक पहुंच पा रहे हैं? तो फिर ये भी बताओ कि उन अधिकारों को पहुंचाने का रास्ता अब तक क्या है। आप रास्ता बता दो, हम उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। और मैं लिख के देता हूं, आपने रास्ता बताया, हम रास्ते पे चल पड़े, और जब तक आपके अधिकार आप तक नहीं मिलेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आप पे रास्ता नहीं है तो फिर हमारे बताए रास्ते पे चल लो। मैं लिख के देता हूं कि अगले आने वाले 4-5 साल में महाराष्ट्र की सूरत इतनी खूबसूरत होगी कि इसको देख के दूसरे स्टेट के लोग भी अपने आप को ताकतवर महसूस किया करेंगे। आप बताओ, एक आरक्षण, इस पे झगड़ा चल रहा है। एक बात जो अभी 3-4 फाइल मेरे पास रखी हुई, उनकी समस्या FIR की कॉपियां, मैं जिस प्रदेश में जाता हूं वहां के पीटे छिटे लुटे पिटे लोग मेरे पास अपनी परेशानियां लेके आते हैं। कोई बेटी आती है, कोई बेटा आता है, कोई बुजुर्ग आता है, कोई माँ आती है, कहती है भैया ये मार दिया, बेटे को मार दिया, बेटी को मार दिया, बेटी का रेप कर दिया, घर जला दिया, पेड़ पे लटका दिया, घरों से निकाल दिया। मैं उनके एप्लीकेशनें पढ़ता हूं, तकलीफ होती है। फिर उन एप्लीकेशनों को सूचीबद्ध करके वहां के अधिकारियों को कहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे। मैं देखो फिर वापस लाऊंगा उसी बात पे, आपको समझ आएगी। जब मैं उनसे पूछता हूं कि कानून व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, सब कुछ होते हुए भी जिन्होंने अपराध किया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि सर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल कोशिश कहां बंद होती है? जब वहां की राजनीतिक व्यवस्था। मैं पहले भी इस गांव में आया, जब मैं 16 महीने की जेल काट के आया था, तो मेरे मन में ये पीड़ थी कि जिन भाइयों ने
अपने प्राण जो है समाज की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, उन भाइयों को नमन करने, उनके परिवारों को ये विश्वास दिलाने कि वो अकेले नहीं है। तो तब मैं भाई अमरेश जी के परिवार से मिलने यहां आया। उसके बाद आज तक का दिन है, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग चुनावी कार्यक्रम में हैं, लेकिन इस मिट्टी से मेरा रिश्ता चुनावी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और जिनकी वजह से हमें अवसर मिला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संतराम बी प्रजापति, महामना राम सूद वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को मैं आज, और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को आज याद करता हूं। मैं थोड़ा सा भावुक भी हूं, क्योंकि जो हम कर सकते थे अभी तक इस परिवार के लिए या शहीदों के परिवार के लिए नहीं कर पाए। और आप भी जानते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की ताकत अभी नहीं बनी। मैं तो आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक एक पैसा जोड़ के मुझे चुनाव लड़ाया, अपनी मेहनत का एक एक पैसा संगठन के जरिए नगीना में भेजा, और उस पैसे से हमने धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पैसे वालों का मुकाबला करके आपके आशीर्वाद से हमको हराया। आप ये भी जानते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आज भी इंसान नहीं माना जा रहा है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो रोटी कपड़ा मकान के भी मोहताज है। और ये घर इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप अपनी गर्दन उधर करके देखो, आपको पता लगेगा। जहां अमीरों के जानवर भी नहीं रहते, उस ऐसी जगहों पे गरीबों को अपना जीवन जो है यापन करना पड़ रहा है। एक माँ मिली थी अभी थोड़ी दूर पीछे, यहां साथ होगी, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, हाथ में फूल थे। जहां वो खड़ी हुई थी वहां खूब कीचड़ था। देख के तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या कर दूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं, जिस उम्मीद से हम लोग काम करें, जिस उम्मीद से हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, मैं जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों के और भाई रविंद्र भाटी जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी बात पर पहरा देके मुझे ताकत देने का काम किया। आज हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम है, ये कुछ दलों के लिए सिर्फ ये चुनावी कार्यक्रम है कि वोट डालने हैं और परिवर्तन करना है या उन्हीं हालातों में रहना है जिनमें रहना है, लेकिन हमारे लिए ये जंग है। हालात बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी से हमें सबसे बड़ा हथियार देके, वो है हमारी वोट। ये वोट जब तक हमारे पास है, तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से चुनाव के बीच हमारी बस्ती में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्तियों में दिखाई नहीं देगा, गरीबों की बस्तियों में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो क्या कर रहे हैं, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, उन्होंने 27,000 स्कूल बंद करने का अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे। आप ईमानदार से बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का, किसी अमीर का तो नहीं जाता। बाबा साहब ने क्या कहा हमें, हम बाबा साहब ने हमें पहला नारा ही क्या दिया, शिक्षित बनो। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 400 रुपए की मजदूरी करके क्या अपना घर बना पाएगा 10 साल में, 20 साल में? क्या एक 4 रुपए गाड़ी ले पाएगा? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हम गुलाम बन के देश में जिए, और हम ये चाहते हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट के इज्जत की जिंदगी अपने लोगों को दे, हर आदमी को दे, ये उनका अधिकार रहता है। हम सब के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिस पर जुल्म होता है। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया है
हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, भाई अमरेश जी की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा कहीं लगे तो उसका सम्मान होना चाहिए, उस पर एक छतरी लगनी है। ये मेरी हैसियत इतनी नहीं है, लेकिन मेरी तनख्वाह है, मैं अपनी तनख्वाह से छतरी को लगाऊंगा, इस बात का मैं आप लोगों से वादा अपनी तनख्वाह से, किसी का नहीं, कोई जिंदाबादी नहीं, ये मेरा काम। मैं तो जो करना चाहता हूं शहीदों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, वो मैं करके दिखाऊंगा। आज मेरी हैसियत नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुझे ताकत दोगे इस लड़ाई को लड़ने की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी मदरसों को बंद करने की बात हो रही है, ये भी स्कूल है, ये भी, इनको भी स्कूल से अलग मत समझो, ये भी स्कूल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको ऑर्डर दिया कि मैं ये गलत कर रहा, आप ये मत करो। इन सरकारों का बस चले तो ये हमसे रोटी खाने की वो छीन ले। अब ये जो है बस स्टैंड जो उनको प्राइवेट कर रहे हैं, उनको निजी हाथों में दे रहे, क्या होगा? बस का किराया हो जाएगा, जहां आज 10 रुपए वो हो जाएगा 40 रुपए। गरीब नहीं कर सफर कर पाएगा। रेलवे जो निजी हाथों में दे दी, जब ये रेलवे, बस, तमाम चीजें, पोर्ट, एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे तो यहां गरीब नहीं घुस पाएगा। ये सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है कि गरीब को इतना ना छोड़ दो कि वो किसी हालात में ना रहे। हम तो 1-2 पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, सबसे जरूरी एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे, इतनी आसान करेंगे कि मजदूर का बेटा भी, गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम पैसे में ले सके, कि उसके पापा को जो है अपना मकान गिरवी ना रखने पड़े, अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से उसको अवसर मिले। और हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा करेंगे कि गरीब का इलाज भी बहुत कम पैसों में, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी 100-200 रुपए में हो जाए, कि उसकी जेब से कुछ लगे भी ना और उसकी जान बच जाए। हम तो देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। जितनी देर मैं बोल रहा हूं, इतनी देर में तो मैं शुरू भी नहीं होता, इतनी देर तो मैं नाम ही लेता रहता हूं। हमारे मनीष भाई बैठे हैं, मोनिश भाई बैठे हैं, कामरान भाई बैठे हैं, सतीश भाई बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, पीताम्बर साहब बैठे हैं, तमाम टीकम भाई बैठे हैं। इतनी देर तो मैं नाम ही लेता रहता हूं, जितनी देर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, एक मौका आप हमें दो इस क्षेत्र की सेवा। कोई बुरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं बाकी प्रत्याशी बुरे, आरएलडी का प्रत्याशी बुरा नहीं, मैं उसको बुरा नहीं कहता, क्योंकि हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया। गठबंधन का प्रत्याशी वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए कितने अच्छे हैं आप तोल कर देख लो, क्योंकि आपने उनको पहले मौका दे रखा है। बताओ दे रखा है नहीं दे रखा है? कभी चुनाव के बाद 5 साल मिले आपको? 5 साल 5 रुपए में आए खर्चे जो 15 लाख रुपए के आए। समझ जाओ, समझदार हो आप लोग, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके अपने बच्चों का भविष्य क्या है 5 साल बाद, अपने आने वाले कल में क्या है। औरों को मौका तो मिलेगा 27 में, और आपको मिल गया मौका 24 में। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना, इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोगों उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहा है, जायज तो चेहरा है, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भाटी के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है, और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका देकर दिखाइए तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, इस बात को आप याद रखें। आज आपके पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। माए जो है ना घर पे ही, और मैं तो जानता हूं, भट्टों पे काम करती है, कोल्हू में काम करती है, खेतों में काम करती है, अपना पेट पालने के लिए पशु पालती है, खेत से घास लाती, जमीन नहीं है, दूसरे खेतों से घास लाके दूध बेच के अपना घर चलाती है। एक मौका दो, आप देखना, घर तक लाके रोजगार दूंगा, कुछ दो लगा के पूरी जिंदगी ये कहते रहोगे कि हमारे बेटे ने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी, हमें गरीबी के दलदल से निकाल दिया। अवसर की बात है ना, जो पैसा पूंजीपतियों पे खर्च हो रहा, बताओ बिजली का बिल क्या है अभी? 8 रुपए खर्चे, 8 रुपए यूनिट। क्यों? सोने के तारे मारी बिजलियां है। फैक्ट्री वालों की बिजली तो माफ, उनका बिल हाथ, और पूंजीपतियों का कर्जा माफ, लेकिन किसान का नहीं करेंगे बिजली का बिल माफ, गरीब का नहीं बिजली का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया,
कि सारे कनेक्शन काट दूंगा। इस बात को याद रखना, अगर किसी गरीब के घर जाकर कनेक्शन काटने का, ठीक है। अब पता करवा लेना, मैं तो सज्जन आदमी हूँ। ये सत्ती भाइयों लोग जानते हैं, सब लोग, तभी भारत समाचार में काम है, तो मैं तो सज्जन आदमी हूँ। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। ये खतौली में मेरे साथ थे, खतौली में मेरी बात को नहीं मान रहे थे, तो कह रहे थे भाई ये तो फलानी पार्टी, ढिमकी पार्टी। मैं आज कह रहा हूँ ये तो 13 तारीख इसलिए हटी है कि आप चुनाव जीत रहे, ठीक है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जीत रहे थे चुनाव, इसलिए 13 तारीख हटी। अब क्या किया जाएगा सुन लो। एक आपसे दरखास्त है, इतनी मेरी बात मान लेना, अगले 6, 7, 10, 8 दिन में वो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव में झगड़ा कराने की। समझदार है ना, उनके लिए तो ये सिर्फ चुनाव है, मेरे लिए आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, ठीक है ना। ये मेरी बात को आप याद रखना बहुत समझदारी से। अब उन्हें घर को चेक करा, देखो बताओ कितना प्लस्तर करा, मुंह उठा के देखो, क्यों नहीं हो रहा भाई? ये इंसान नहीं है। जिंदगी बीत गई है मेहनत करते करते, 200 रुपए बचाते हुए, तब जाके ये मकान बना के खड़े किए मेरे लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत मेहनत लगती है। और मुख्यमंत्री के बुलडोजर टूटने में टाइम नहीं लगता, एकदम टूट जाएंगे। देंगे सबका जवाब, 2027 में सबको जवाब देंगे, आप चिंता मत करो। बुलडोजर को भी जवाब देंगे, बुलडोजर वालों को भी जवाब देंगे, हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जिसने लोगों को परेशान करने का काम है। और वर्तमान प्रधान दिलशाद जी यहाँ है और एक बहुत बड़ी टीम यहाँ है। भाई पहले नौजवानों का नाम ले रहा हूं, भाई अरविंद, मोहित कुमार, भूपेंद्र कुमार, सोनू कुमार, मोहित कुमार, विपुल कुमार, एक और मोहित, अवनीश डीलर, इंद्रेश भाई, संदीप कुमार, कोपिन कुमार, अक्षय कुमार, कमल दास, आशीष, शुभम कुमार, आशु कुमार, नकुल कुमार, निशांत कुमार, साहिल कुमार, दिनेश कुमार, विक्की जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, अशोक प्रधान जी, सोनवीर जी, आनंद प्रधान जी, विजेंद्र सिंह जी, यशपाल सिंह जी, दिलशाद प्रधान जी, मुर्तजा जी, कल्लू भाई, बाबर भाई, श्यामलाल जी, लाल सिंह जी, संजय भाई, पालू भाई, राजकुमार जी, सतीश टेंट वाले जी, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। ये गाजला के लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, चुनाव बिना समीकरण के जीता जा सकता है क्या भाई? आप ये बताओ, यहाँ समाजवादी पार्टी जो गठबंधन का पड़ते प्लस क्या उनके पास, बताओ 6 मामले है कुछ? और उनसे ज्यादा 80% में जाहिद है। बताओ है या नहीं है? ईमानदार से बताओ, है या नहीं है? बताओ। तो उनके पास क्या है? जितना वोट आप उनको दोगे, उनको नहीं देंगे आप, उतना आप भाजपा की मदद करोगे। मेरी बात को आप याद रखो, ठीक है? नहीं, यहां तो शुरुआत जो है 60,000 से होगी जाहिद की। कितने से होगी? और जहां जहां इस नीले झंडे लेके खड़े, ये तो लट गाड़ देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, आपका आदमी पिक्चर हट सके, ये नहीं हट देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। नगीना में ये खड़े, नगीना वाले उधर जो काम कर रहे हैं, मैंने इन्हें इस बारे बुलाया कि मेहनत कर लो। नगीना में इधर तो थोड़ी चूक हो गई थी कि 1 लाख वोट इधर उधर हो गया था, बाकी इधर दूसरे वालों ने 13,000 पे काट जाता। लटकी रिश्ता कर करें किसी को, बस बाकी सारा चंद्रशेखर आजाद का। इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखना। आप अपने समाज से हाथ जोड़कर रखना, जिस समाज में पैदा हुआ, अगर 900 वोट गिरेंगे नहीं तो 900 के 900 आजाद समाज पार्टी गिरेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। इन्होंने सबको मौका देकर देख लिया, इनके जीवन नहीं बदले। चुनाव में लोग आते हैं, जीतते हैं, अपने घर में जाकर बैठ जाता है। अगर सड़क पर कोई है तो वो बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, जो जान माल धन सबको लटा रहे हैं। और फिर भी सुनो, मैं अपने लिए जीता तो इस बार मिनिस्टर बनकर वहां बैठता दिल्ली में। आप समझते हो? ये 4 गोली नहीं खाता मैं, मेरी जान के पीछे इस बार पड़े। इनको पता कि ये आदमी जिस दिन मजबूत हो गया, उस दिन से ये नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म हो जाएगी। सिर्फ इसलिए, और मेरी एक बात और याद रखो, जिस दिन से खिलाफत हुकूमत के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था ना चीफ गेस्ट, वो देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। मुझे भी नहीं पता था, मुंबई में पूरे देश के लोग रहते हैं वहां। जब मुझे बुलाया गया ना, उसमें मुख्य अतिथि बुला गया, सोच रहा भाई क्यों बुलाया। जब मैं वहां गया तो मुझे पता लगा उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। उस दिन से ही मेरे खिलाफ साजिश स्टार्ट होगी, इस आदमी की तरह रोक लो। रुकनेगा नहीं, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा, बाटा पार करूंगा इस बार दिल्ली का। किसी दर्जा से के आदमी प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हो, इस पश्चिम का हूं। हम अगर एहसान किसी का लेते हैं तो जड़ सुधा काटते हैं, ठीक है? अगर कोई हमारे लिए 1 कदम चलता तो 100 कदम चलते हैं। मेरी बात को याद रखना। आप किसान लोग हैं, हम तो बीज देख के बता देते हैं कि फसल कितनी जोर की होगी। मैं आपको आज कह रहा हूं,
सबको साथ लेके चलेंगे और आपकी जिम्मेदारी है आप सब क्या हाथ जोड़ के सबसे कहना कि मैं मौका दो। और जाहिद आप याद रखना, आप ये आर्यमान चौधरी आगे मेरा छोटा भाई जो है, मेरी बात को याद रखना, आप पहले में लोग हैं जब समाज पार्टी के मेहनत करके लगे रहो, हाथ जोड़ कर रखो कुछ लोग आगे, ठीक है। आपको रोकने के लिए एडी चोटी के वकील साहब खड़े पीछे, एडी चोटी के जोड़ लगा लें, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, समझ गए भाई। बताओ जाहिद की मदद करोगे नहीं करोगे, ईमानदार से बताओ, अपने आप निकल के लोगों से अपील करोगे नहीं करोगे, बताओ। इतने लोग जोड़ने खाते नहीं, 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उन्हें, जिम जाकर बैठे हैं उनके इतने लोग आके। मेरी बात को याद रखिए भाई, आए क्या बताओ ईमानदार से। और अगर एक आवाज लगा दी, याद है नहीं आपके मोर्चे में एक आवाज लगा दी नहीं, तो ये अपने से 20 गुना लोग लेके मेरी एक आवाज पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप इन्हें जानते नहीं हो, मैंने जानता हूं, ठीक है। ये गरीब लोग हैं, ये तो लकीर के फकीर है, इनके साथ तो धोखा हुआ है तक। इनकी वोट लेते हैं लोग और मौज काटते खा संजय, इनकी गेम तो धोखा है। हम खड़े, हम बता रहे बबलू चौधरी हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े, हम जब तक इनके जीवन नहीं बदले, जब तक हम पीछे नहीं हटने से कुछ भी हो जाए और मौत आ जा, डरते नहीं हम किसी से भी नहीं डरते। और इस गुंडागर्दी का इलाज बताओ, कोई बताओ भाई, इस गुंडागर्दी की भाजपा का इलाज कर सकते नहीं, हमारा इलाज नहीं कर सकेगा, बताओ हम ही कर सकते नहीं कर सकते। हाँ हम ही लड़ सकते हैं, जिक्र हमारे में ही है, ठीक है। बस हिम्मत करके चलियो, घर से निकल के मेहनत करोगे नहीं करोगे, बताओ ना, जुटे आप थारे दम सच्चे था नहीं, बिल्कुल हल्की आवाज, इतनी हल्की आवाज में नहीं मानता। सुनो, आज तक गांव में प्रधान बनाते आए नहीं आए, बीडीसी बनाते आए नहीं आए, जिला पंचायत वोट देते आए नहीं आए, तो फिर नो भी पक्का कर लो, इनका हाथ जोड़ने तो मैं जायज नहीं लड़ रहा, तभी लड़ रहे, मेरी बात को आप याद रखना। कर दोगे नहीं कर दोगे बेड़ा पार, पक्का। कहाँ प्रधान जी, प्रधान को डर रहा है, इसका बस्ता रखवा देना चाहिए, हम रखवाओगे, हम बताओ इनको रखा जा बस्ता भाई, हम हैं यहाँ। सुनो, ये नगीना के लोग खड़े, वो शोरा वाले सारे डरा दिए, वहां के विधायक जी ने, मंत्री जी ने कहने लगे बस्ते रखवा देंगे, हमने कहा हम देखा कौन रखवाएगा बस्ते, ये भी चंद्रशेखर आजाद है, बस्ता जिम रखा जाएगा जिनमें सांसद नहीं होने का, ध्यान रखिए मेरी बात, ठीक है भाई। डरो मत, एक बार मौका मिला, डरो मत।